टेक्नोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज ब्रिज कोड पढ़ेंगे। दैट इज नथिंग बट कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मेसनरी एंड प्लेन कंक्रीट आर्च ब्रिजेस। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मेसनरी एंड प्लेन कंक्रीट आर्च ब्रिजेस, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक लेने के पीछे कारण ये है कि आज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आए हाल फिलहाल के जो नायर के एग्जाम हुए, इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर्स तो दोस्तों आपको ब्रिज में मिल जा रहे हैं, ब्रिज मैनुअल के अंदर, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वहां पर भी आपको नहीं मिल रहे हैं। तो उसका रेफरेंस मुझे यहाँ पर मिला कि आज ब्रिज कोड में से हमको रेफरेंस मिला है, तो मैंने सोचा कि ये छोटा सा हमारा जो है आज ब्रिज कोड है, क्यों ना हम इसको कवर कर ले। तो यही रीजन है। तो आए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स है दोस्तों इसके अंदर, इसमें से हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मेसनरी एंड प्लेन कंक्रीट आर्च ब्रिजेस। पहला ही चैप्टर है, स्कोप पढ़ लेते हैं इसका। ठीक है, तो स्कोप में क्या कहा जा रहा है, दिस कोड ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया इस चीज को। दिस कोड ऑफ प्रैक्टिस अप्लाइज टू आर्च ब्रिजेस। ये कोड ऑफ प्रैक्टिस आर्च ब्रिज कोड किसके लिए एप्लीकेबल है, तो क्या कहा, दिस कोड ऑफ प्रैक्टिस अप्लाइज टू ब्रिजेस कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिकवर्क, स्टोन और प्लेन कंक्रीट। किसके लिए एप्लीकेबल है, ये जो है ब्रिकवर्क, स्टोन या प्लेन कंक्रीट के जो आज बनाए गए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि डायरेक्टली अगर हम लोग इनडायरेक्टली बोलेंगे तो स्टील के जो आर्च ब्रिजेस बनते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर इसके बाद आरसीसी के आर्च ब्रिजेस बनेंगे, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आर्च ब्रिजेस कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिकवर्क, स्टोन और प्लेन कंक्रीट। ठीक है। Any revision or deletion, any revision or addition or deletion of the provision of this code shall be issued only through the correction slip to this manual. No cognizance shall be given to any policy directly issued through other means. ठीक है। आगे क्या कहा, ओपन स्पैंडल, क्या कहा, ओपन स्पैंड्रेल्स एंड आरसीसी आज ब्रिजेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ दिस कोड। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओपन स्पैंड्रेल और आरसीसी के ब्रिजेस इसके अंदर, जो आज के आरसीसी ब्रिजेस होते हुए इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब आ जाते हैं लोडिंग के बारे में बात करते हैं। डिजाइन लोड्स एंड द मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। डिजाइन लोड क्या क्या कंसीडर किया जाता है, तो सबसे पहला डेड लोड, किसी भी स्ट्रक्चर का डेड लोड होता है, तो इसके बारे में बात हुई है। द डेड लोड ट्रांसमिटेड टू द आर्च इज अज्यूम टू एक्ट वर्टिकली। जो भी डेड लोड आता है उसको अज्यूम किया जाएगा इट इज एक्टिंग वर्टिकली। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, ये मेरा आर्च है, इसके ऊपर जो भी लोड आएगा, इसके ऊपर जो भी लोड एक्ट करेगा, जो भी लोड एक्ट करेगा इट विल बी एक्टिंग वर्टिकली, है कि नहीं। अगर इसको मैं पॉइंट लोड में बना के दिखाऊं तो इस तरीके से यूडीएल दिखाना है चाहे पॉइंट लोड दिखाना, तो इट विल बी एक्टिंग वर्टिकली। ठीक है, द डेड लोड एक्टिंग इज अज्यूम टू एक्ट वर्टिकली। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, the horizontal component of the earth pressure acting on the arch ring may be neglected। क्या कहा गया, horizontal component of the earth pressure acting on the arch ring, arch ring के ऊपर जो horizontal component act कर रहा है उसको नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर्च रिंग पे एक्ट करता है, इसे हम क्या करेंगे, वी विल नेग्लेक्ट इट। द डेड लोड शैल इंक्लूड द वेट। अब डेड लोड में क्या क्या चीजें आएंगी उसके बारे में बात हो रही है। द डेड लोड शैल इंक्लूड द वेट ऑफ द आर्च रिंग इटसेल्फ, जिस चीज का भी आर्च बना होगा उसका खुद का वेट, एंड ऑल फिलिंग अबव इट। अब देखिए किसी ना किसी मटेरियल का तो हमने ये बनाया होगा, है कि नहीं, किसी ना किसी मटेरियल का हमने, स्टोन मेसनरी का, ब्रिक मेसनरी का या पीसीसी जिसका भी बनाया होगा, इनका अपना जो है लोड होगा। ये मेरी समझो टेढ़ा मेढ़ा मैंने जरा बनाया, लेकिन आप इसको कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, डायग्राम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मेरी आर्च हो गई, इसका डेड लोड। इसके अलावा क्या होगी, यहाँ पे फीलिंग होगी कुछ ना, कुछ तो सॉइल की फीलिंग वगैरह होगी ना यहाँ पे, बैकफिल जिसको हम कहते हैं, तो इनका वजन, ये दोनों चीजें आ जाएगी। तो डेड लोड शैल इंक्लूड द वेट ऑफ द आर्च रिंग इटसेल्फ एंड ऑल फीलिंग अबव इट। ऑल्सो द वेट ऑफ द रोड मेटल इन द केस ऑफ रोड ब्रिजेस एंड ट्रैक। अच्छा, ये तो हो गया आपका फीलिंग वगैरह हो गया, सब हो गया। फिर इसके ऊपर किसी मकसद से तो आपने आर्च बनाया होगा, आपने किसी ना किसी मकसद से बनाया होगा, कोई ना कोई यहाँ से कोई चीज पास हो रही होगी ना। वेट ऑफ द रोड मेटल, अगर रोड बनाई है, सड़क बनाई है, तो क्या रोड मेटल का वजन, या फिर रोड ब्रिजेस है, अगर रेलवे है तो ट्रैक बैलेंस, जो कुछ आएगा उनका भी वजन डेड लोड के अंदर इंक्लूड होगा। यानी क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, आर्च रिंग का खुद का वजन, फिर उसके ऊपर जो बैकफिलिंग मटेरियल भरा आपने उसका वजन, और उसके बाद में
ये थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, ये रोड सरफेस वगैरह थोड़ा ऊपर आएगा क्योंकि फिलिंग थोड़ी सी ऊपर तक होती है ना, तो ये थोड़ा मैं रेक्टिफिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मिट्टी वगैरह तो हम लोग यहाँ तक भरेंगे थोड़ा ना, इधर कुशन भी तो चाहिए ना। तो ये तो सारी चीजें, ये आर्चरिंग का वजन, फिलिंग का वजन, और जो भी रोड सरफेस ट्रैक बैलेंस वट जो कुछ भी होगा, वो सारा का सारा वजन जो है डेड लोड में आ जाएगा। ठीक है। For the purpose of calculation, अब थोड़ा सा कोडल प्रोविजन की बात चल रही है। For the purpose of calculation, the dead load for various materials shall be taken from IS 875 Part 1 1987, that is Code of Practice for Design Loads other than earthquake for buildings and structures, Part 1 dead load, unit weight of building material and store material। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, सिंपल भाषा में बात करेंगे तो IS 875 Part 1 इतना याद रखो, ज्यादा डिटेल में नहीं, इतना याद रखो। आज ब्रिज कोड के अंदर जो भी डेड लोड आएगा वो कौन से कोडल प्रोविजन से कवर होगा? आईएस कोड 875 पार्ट 1 1987 ना, आईएस 875 पार्ट 1 1987, इतना याद रखेंगे, इतना काफी है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे डेड लोड की। देन कम्स माय लाइव लोड, देन कम्स माय लाइव लोड। लाइव लोड के बारे में क्या कहा जा रहा है? The live load shall be the appropriate standard of loading with longitudinal and lateral distribution as laid down in bridge rules। ब्रिज रूल्स के अंदर से लेना है, यहाँ पे बताया गया लाइव लोड क्या होगा, एज पर द अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ लोडिंग। क्या स्टैंडर्ड ऑफ लोडिंग लिया उसके हिसाब से, तो लाइव लोड शैल बी द अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ लोडिंग विथ लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन एज लेड डाउन इन ब्रिज रूल्स। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन एज लेड डाउन इन ब्रिज रूल्स। देन कम्स लाइव लोड के अंदर ही दूसरा पार्ट है डायनेमिक इफेक्ट। उसके बारे में भी उन्होंने क्या कर दिया कि ब्रिज रूल से लेना है। डायनेमिक इफेक्ट, द डायनेमिक इफेक्ट्स अलाउंस शैल बी टेकन एज स्पेसिफाइड इन द ब्रिज रूल्स। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। देन कम्स हॉरिजॉन्टल लोड ऑन द आर्च, हॉरिजॉन्टल लोड ऑन द आर्च, इसको भी जरा देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लोड ऑन द आर्च, the effect of the tractive effort and braking effect, the effect of the tractive effort and braking effect। what is mean by tractive effort? जब गाड़ी चलती है, तो जब ट्रेन हमारी मोशन में होती है, तो वो जब वो चलती है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा ब्रेकिंग इफेक्ट, जब ब्रेक आप अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन पैरेलल में आता है ना, हॉरिजॉन्टली फोर्स आता है ना वो। ट्रैक्टिव इफर्ट, जैसे ट्रेन हमारी चल रही है हॉरिजॉन्टली चल रही है ना, एक लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो एक ट्रैक्टिव एफर्ट वो एग्जर्ट होगा। और दूसरे बात, ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेकिंग इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ द ट्रैक्टिव एफर्ट एंड ब्रेकिंग इफेक्ट में बी नेग्लेक्टेड। क्या कहा, उसको हम लोग नहीं लेंगे। ट्रैक्टिव इफेक्ट, ब्रेकिंग इफेक्ट में बी नेग्लेक्टेड इन डिजाइनिंग और एनालाइजिंग आर्चेस कवर्ड बाय दिस कोड। ठीक है, मैं इसको वापस से थोड़ा सा ले लेता हूं, एक साथ दोनों चीजें। क्या कहा, the effect of the tractive effort and braking effect, tractive effort and braking effect may be neglected। डिजाइन में होता है एक्चुअल में, लेकिन while designing they are neglecting it as compared to other forces, कम होता है तो उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसको ध्यान में लेकर हम नहीं बना रहे। then comes temperature stresses, then comes temperature stresses। ठीक है, दूसरा क्या है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस। डेड लोड हुआ, लाइव लोड हुआ, देन कम्स temperature stresses। Temperature stresses may be neglected in designing arches in masonry or plain concrete where rise span ratio is not less than 1/3, 1/3। Temperature stresses may be neglected in designing arches in masonry or plain concrete कब, where rise to span ratio, where rise to span ratio, ये मेरा आर्च है कि नहीं, तो इसके अंदर दो चीजें आ जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल मेंबर जिसको भी मैं बना रहा हूं, ये मेरा स्पैन हो गया, है कि नहीं, और ये हो गया मेरा राइज, बराबर। इफ आई नेम इट, इसे मैं कहूंगा आर, और इसको मैं कह दिया एस ना, आर फॉर आर राइज, एस फॉर स्पैन। तो क्या कहा, व्हेन आर बाय एस, व्हेन आर बाय एस इज नॉट लेस देन 1/3। ठीक है, ये 1/3 हुआ, ये लेस देन करना है ना, इसको नॉट लेस देन करना है, सॉरी। तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, when r by s is not less than, एक मिनट जरा, when rise by span is not less than 1/3, तो it will be neglected। Temperature stresses may be neglected in designing arches in masonry or plain concrete where rise to span ratio, that is r divided by s,
इज नॉट लेस देन 1/3, यानी R/S 1/3 से ज्यादा अगर आ रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन कम्स रिब शॉर्टनिंग स्ट्रेसेस। देन कम्स रिब शॉर्टनिंग स्ट्रेसेस। क्या इन द डिजाइन ऑफ आर्च ब्रिज, in the design of arch bridge, allowance shall be made for stresses due to rib shortening under thrust. In the design of arch bridges, allowance shall be made for stresses due to rib shortening under thrust. Thrust की वजह से rib shortening होती है, तो उसको क्या कहा जा रहा है, उसके लिए allowance किया जाएगा। In the design of arch bridges, allowance shall be made for stresses due to rib shortening under thrust. अब दोस्तों थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको रिब शॉर्टनिंग के बारे में बताता हूँ। रिब शॉर्टनिंग क्या होता है, एक फिनोमिना है जहां पर क्या होता है, आज मेंबर जो है टेम्परेचर स्ट्रेस की वजह से ना, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर वगैरह की वजह से, लैक ऑफ फिट की वजह से ये थोड़े से ना शॉर्टन हो जाते हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज क्या है, वो थोड़े से श्रिंक होते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसके अंदर कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, है कि नहीं, और जिससे कि आपका जो है आर्च का जो है ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है ये अफेक्ट होता है। ठीक है, ये अफेक्ट होता है, तो इसके लिए कहा गया कि इसको अलाउंस में लेना पड़ेगा, कितना रिब शॉर्टनिंग होगा, ये आर्च के अंदर ही खास करके देखने को मिलता है। यही कहा, इन द डिजाइन ऑफ आर्च ब्रिजेस अलाउंस शैल बी मेड फॉर स्ट्रेसेस ड्यू टू रिब शॉर्टनिंग अंडर थ्रस्ट। ओके, देन कम श्रिंकेज स्ट्रेसेस। इसके बाद क्या आता है हमारा, श्रिंकेज स्ट्रेसेस। ठीक है, तो श्रिंकेज स्ट्रेसेस में क्या कहा, श्रिंकेज स्ट्रेसेस आर नेग्लेक्टेड इन द डिजाइन ऑफ आर्च ब्रिजेस कवर्ड बाय दिस कोड। श्रिंकेज स्ट्रेसेस होते हैं लेकिन उसको यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, व्हेन द आर्च इज हाउएवर बिल्ट इन प्लेन कंक्रीट, steps shall be taken to reduce shrinkage stresses by concreting in strips, and for spans exceeding 6 meter, light reinforcement which may not be less than 0.16% of the area of concrete shall be provided to resist residual shrinkage stresses. देखिए क्या कहा गया, पहले इसको समझे। श्रिंकेज स्ट्रेसेस को इस कोड में जो है हमारा डिजाइन कोड के अंदर इसको नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मेसनरी के अंदर इतना, स्टोन मेसनरी, ब्रिक मेसनरी में इतना श्रिंकेज नहीं होता, लेकिन ये है कि भाई जहां पर आपका कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट है, पीसीसी जिसको कहते हैं ना, तो पीसीसी के अंदर क्योंकि कंक्रीट है, तो कंक्रीट के अंदर आप जानते हैं कि श्रिंकेज होता है। तो यही कहा, व्हेन द आर्च इज when the arch is however built in plain concrete, steps shall be taken to reduce shrinkage stresses by concreting in strips, and for spans एक्सीडिंग 6 मीटर। देखो एक तो क्या कह दिया, स्ट्रिप्स में कंक्रीटिंग करें हम लोग। ठीक है ना, यहाँ कहने का मतलब क्या, अगर इसको मैं प्लान में अगर मैं बात करूं, प्लान में अगर बात करूं कि ये समझो मेरा आज का स्पैन है, समझो ये यहाँ पर एक उसका पियर हो गया, एक दोनों तरफ के पियर हो गए, या एक अबटमेंट पियर कुछ भी होगा। अब इसकी कंक्रीटिंग करनी है, अब इसकी कंक्रीटिंग करनी है, प्लान में ऐसे ही दिखेगा ना आपको, कर्वेचर तो दिखेगा नहीं, कर्वेचर तो साइड से दिखेगा आपको, तो ये है ऊपर से तो ऐसे ही दिखेगा आपको। तो ये जो पोर्शन की जो कंक्रीटिंग करनी है, उसको क्या कहा गया कि इसको हम लोग ना स्ट्रिप्स में करें। क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रिप्स में करेंगे। तो स्ट्रिप्स में करने का मतलब क्या है, ये ऐसे ऑल्टरनेट कुछ स्ट्रिप्स बना दिए जाएंगे, इसमें कंक्रीटिंग करेंगे, सो दैट देखिए समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेंगे, यानी इसमें किया, इसमें किया, इसमें किया। अब इनको जितना श्रिंकेज होना हो जाएगा, फिर जो बची जगह यहाँ पे फिर हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे, है कि नहीं, यानी फेज वाइज मैनर में करेंगे। तो व्हेन द आर्च इज हैव बिल्ट इन प्लेन कंक्रीट, steps shall be taken to reduce shrinkage stresses by concreting in strips, and for spans exceeding 6 मीटर। अब जहां पर ये स्पैन 6 मीटर से ज्यादा है ना, ये जो स्पैन है उनका 6 मीटर से ज्यादा, फॉर द स्पैन एक्सीडिंग 6 मीटर, जहां पर 6 मीटर से ज्यादा का स्पैन होगा, तो बहुत ही, भले ये पीसीसी है, यहाँ देखिए आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे भले ये क्या है, आपका पीसीसी है ना, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, भले ये क्या है आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, for spans exceeding 6 meter, light reinforcement which may not be less than 0.16% of the area of the concrete shall be provided to resist residual shrinkage stresses. तो जहां पर स्पैन 6 मीटर से ज्यादा का होगा, जहां ये स्पैन आपका मोर देन 6 मीटर होगा, वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम लोग लाइट रिइंफोर्समेंट, बिल्कुल मामूली रिइंफोर्समेंट, ये देखिए इसको पीसीसी है लेकिन लाइट रिइंफोर्समेंट डाल रहे हैं, नॉट फॉर कैरिंग स्ट्रेंथ, लोड लेने के लिए नहीं, बट किसके लिए, श्रिंकेज क्रैक को अरेस्ट करने के लिए, है कि नहीं, वो एक फाइबर का काम करेंगे तो श्रिंकेज को अरेस्ट करेंगे। तो जहां 6 मीटर से ज्यादा का स्पैन होगा, वहां पर क्या करेंगे,
लाइट रिइंफोर्समेंट नॉट लेस देन 0.16% ऑफ एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। जो भी कॉन्क्रीट का एरिया होगा उससे 0.16% लाइट रिइंफोर्समेंट इसके अंदर डालना है इन ऑर्डर टू रेजिस्ट रेसिडुअल श्रिंकेज स्ट्रेसेस। आई बात समझ में? तो वो यहाँ पर हमको डालना है। ओके, देन कम्स शेप ऑफ द आर्च रिंग। शेप ऑफ द आर्च रिंग, in order to reduce the horizontal thrust, and so to obtain economy in design of abutments, piers and foundation, the rise of an arch should be kept as large as possible. क्या कहा? In order to reduce the horizontal thrust, and so देखिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड सो टू ऑब्टेन इकोनॉमी इन डिजाइन। दूसरी बात क्या कहा? टू ऑब्टेन इकोनॉमी इन डिजाइन ऑफ अबटमेंट, पियर्स एंड फाउंडेशंस, द राइज ऑफ एन आर्च शुड बी केप्ट एज लार्ज एज पॉसिबल। जितना हो सके राइज को ज्यादा रखा जाए। क्या कहा है इसको समझे आप लोग, ठीक है। द राइज ऑफ एन आर्च शुड बी केप्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है। It should not ordinarily be less than 1/3 of the span, but in no case less than 1/5। ठीक है, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो राइज की जो बात कर रहे हैं हम लोग, राइज की जो हम बात कर रहे हैं, क्या कहा? इट शुड नॉट ऑर्डिनरी बी लेस देन 1/3 ऑफ द स्पैन, बट इन नो केस लेस देन 1/5। यानी कि आमतौर पर 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। बट किसी भी परिस्थिति में, वर्स्ट केस में, मतलब कहा जा रहा है, बेयर मिनिमम की बात करते इट शुड नॉट बी लेस देन, बट इन नो केस लेस देन 1/5। ठीक है, राइज टू स्पैन रेशियो भी मैंने बताया था ना आपको, वही चीज है। राइज टू स्पैन रेशियो बताया था ना, उसी का रेशियो बताया जा रहा है। ओके, यानी कि 1/3 का मतलब क्या हुआ? एक राइज 3 स्पैन। यानी अगर ऐसा समझ ले, अगर समझना है तो समझो 1 मीटर राइज है तो 3 मीटर का स्पैन होना चाहिए कम से कम। और किसी भी परिस्थिति में 1/5 यानी कि 5 मीटर हॉरिजॉन्टल, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्यों नहीं होना चाहिए ये मैं आपको अभी जस्टिफाई करता हूँ। कि जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कम करने के लिए उन्होंने कहा ना, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आर्च में अगर सबसे अगर कुछ अलग है बाकी सारी चीजों से, ब्रिजेस से, तो वो है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, जो कि बाकी ब्रिजेस के अंदर आमतौर पर नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स हो। ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इसके अंदर वर्टिकल लोड होने पर भी आता है आपके आर्च के अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। लेट मी मेक सम डायग्राम फॉर दिस। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट किया है आप लोगों को समझाने के लिए। ये कहा ना उन्होंने, ये जो पॉइंट को एक्सप्लेन करना मुझे, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ये जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के बारे में उन्होंने बात की ना, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड सो टू ऑब्टेन इकोनॉमी इन डिजाइन, इसकी बात कर रहा हूँ ना। अबटमेंट एंड पियर राइज के बारे में बात किया ना, तो क्या उन्होंने कहा यहाँ पे देखिए, आर्च के अंदर बाकी चीजों से क्या अलग है मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लोडिंग की अगर हम बात करेंगे, सपोज हम यहाँ पे लोडिंग की बात करें, तो ये समझो हमारा लोडिंग हो गया कुछ ना कुछ, ठीक है। जो भी होगा, डेड लोड, लाइव लोड, सारे कॉम्बिनेशन वगैरह, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही होगा ना। आज का हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है नहीं। थोड़ा सा हिस्सा मैंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा आर्च रिंग हो गई, ये मल्टीपल स्पैन है, तो मैंने एक स्पैन यहाँ दिखा है आपको, ये मल्टीपल स्पैन है, तो एक आर्च रिंग हो गई, जिसके ऊपर कुछ बैकफिल और जो भी आपका ट्रैक होगा, बलास्ट होगी, रोड होगा, जो उसका वजन। अब यहाँ पर क्या कहा था उन्होंने, assumption शुरू में ही कहा था कि डेड लोड एक्टिंग वर्टिकली ना, लोड एक्टिंग वर्टिकली अज्यूम होता है, मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे दिया। अब ये लोड आ रहा है वर्टिकली दोस्तों, लेकिन आर्च का जो शेप है ना, आज के शेप को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि आर्च पे जो भी लोड आता है ना, तो इसके अंदर आर्चिंग इफेक्ट करते हैं हम लोग ना। आज जो है इसके अंदर हमेशा, इस रिंग के अंदर ना कंप्रेशन होता है। क्या होता है इसके अंदर? कंप्रेशन होता है, ठीक है ना। इट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं लूंगा, तो देख रहे हैं आप इसको अलग अलग पॉइंट, जैसे एक पॉइंट को मैं रिजॉल्व करता हूँ अभी, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट को रिजॉल्व करता हूँ तो इसके अंदर एक वर्टिकल लोड आया, एक हॉरिजॉन्टल लोड आया। यहाँ पर भी लूँ, कहीं पे भी इसके, यानी आपने मैकेनिक्स वगैरह तो पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है, वर्टिकल फोर्स भी है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए, हर एक पॉइंट पे ऐसे हम लोग अगर एनालाइज करते जाएंगे, तो व्हाट वी गेट टू नो, अगर मैं इसको यहाँ पर लाके लूं, तो आज का जो ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन आर्च रिंग जो है सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन है, तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स दोनों है। तो यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ ना, जैसे यहाँ पे एक पियर है और यहाँ पे एक पियर है,
तो यहाँ पर क्या होगा, पियर पर बेसिकली अगर देखा जाएगा, अगर इसको हम लोग दोनों में इसको स्प्लिट करेंगे तो कुछ कंपोनेंट वर्टिकल लोड का होगा और कुछ कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल होगा। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अब ये दोनों फोर्सेस बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये नीचे आके क्या कर रहे हैं, आज को फ्लैटन करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली यही है ना कि इनका दोनों का मकसद यही है। तो अब क्या होगा, ये आज को जब मैं ये जो पियर को डिजाइन करूंगा, अबटमेंट को डिजाइन करूंगा, आप देखो ये वर्टिकल फोर्स को मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, हॉरिजॉन्टल को मैंने रेड से दिखाया। तो मेरा अगर मेरा आर्च रिंग का इफेक्ट ज्यादा, इसका राइज टू स्पैन रेशियो की बात करते हैं ना, राइज टू स्पैन रेशियो के बारे में उन्होंने बताया था ना, ये आपका स्पैन हो गया, ये आपका राइज हो गया। ठीक है, राइज और स्पैन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये राइज और ये स्पैन। तो अगर ये मेरा राइज कम रहेगा तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ज्यादा आएगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ज्यादा आएगा, और ये जब ज्यादा रहेगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कम होएगा। तो आज जब आपका राइज ज्यादा रहेगा तो थोड़ा सा टुवर्ड्स वर्टिकल ज्यादा रहेगा, टुवर्ड्स वर्टिकल ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर यही अगर मेरा आज जरा फ्लैट रहेगा ना, आज जरा मेरा अगर फ्लैट रहेगा तो ये जो है इसका जो रिजल्टेंट जो होगा, तो हम नॉर्मली कॉलम पियर ब्रिज अबटमेंट कुछ भी बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं, मोस्टली तो वर्टिकल लोड ही होता है, लैटरल थ्रस्ट थोड़ा सा नॉमिनल होता है ना, उसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, बनाते हैं वर्टिकल के लिए, टेस्ट करते हैं लैटरल के लिए। लेकिन अगर आर्च के अंदर ये कहा कि अगर राइज टू स्पैन रेशियो अगर आपने इस लिमिट में ऐसा नहीं रखा ना, अगर ज्यादा नहीं रखा राइज को, है कि नहीं, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी हमें, वही मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या कहा, ये देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ इसको, है कि नहीं। The rise of an arch should be kept as large as possible, as large as possible, जितना ज्यादा रहा उतना अच्छा है। यानी कि ये राइज कम तो क्या होगा, स्प्रिंगिंग है। अगर ये राइज मेरी कम रही तो लैटरल फोर्स जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे वो बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये ज्यादा रहने से क्या होगा, टुवर्ड्स वर्टिकल रहेगा तो लैटरल थ्रस्ट ज्यादा नहीं आएगा। अब ये लैटरल थ्रस्ट को रेजिस्ट करने के लिए आप डिजाइन करोगे तो उसके आपके बहुत हैवी हैवी abutments and piers बनेंगे ना, in order to reduce the horizontal thrust and so to obtain economy in design of abutment, piers and foundation, the rise of an arch should be kept as large as possible. It should not normally be less than 1/3 of the span, but in no case less than 1/5। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे थोड़ा मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। ओके, अब आगे क्या कहा जा रहा है, for spans up to 12 meter clear a simple segmental advantages of was using multi centered arch। ठीक है, अभी हमने जो आर्च बनाया था सिंपल 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 सर्कुलर कर्व जैसा था ना, सेमी सर्कुलर था, लेकिन कई बार मल्टी सेंटर्ड आर्च भी बनाना पड़ता है हमको। कुछ पोर्शन का जो कर्वेचर ज्यादा रहेगा, रेडियस कम होगी, बाद में रेडियस बढ़ जाएगा, इस तरीके से, है ना, वेरिएबल। Should be designed in such a manner that the axis conforms as nearly as practicable to the equilibrium polygon for dead load plus 50% of the EUDL covering the entire span। ठीक है, डेड लोड प्लस 50% ऑफ equated uniformly distributed load covering the entire span। ठीक है, for spans exceeding 12 meter the shape of an arch axis should be designed in such a manner that the axis conform as near as practical to the equilibrium polygon। polygon shape में बनाएंगे हम उसको, ठीक है ना, as practicable to the equilibrium polygon for dead load plus 50% of EUDL covering the entire span।
ईयूडीएल का फुल फॉर्म दोस्तों उसका होता है इक्विवेलेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इक्विवेलेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया इक्विवेलेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थिकनेस ऑफ आर्च रिब, थिकनेस ऑफ आर्च रिब। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, थिकनेस ऑफ आर्च रिब। The variation, if any, in the thickness of an arch from one section to another shall be gradual and shall be fixed with due regard to the condition of stresses, economy and appearance. क्या कहा? The variation, if any, in the thickness of arch, the variations, if any, in the thickness of an arch from one section to another shall be gradual. जैसे बेसिकली आर्च रिब किसको कहते हैं, पहले तो इसको समझ लें आप, तब आपको आगे की चीजें समझने में सहूलत होगी। ये मैंने आर्च बनाई ना, तो ये जो इसकी जो थिकनेस है ना, आर्च जो है, इनकी जो थिकनेस की बात चल रही है, ये जो कर्व पार्ट होता है हमारा, इसकी जो थिकनेस होती है इसकी बात चल रही है। तो क्या कहा इसके बारे में? द वेरिएशन इफ एनी, अगर वेरिएशन होना है तो, वेरिएशन इफ एनी इन द थिकनेस ऑफ एन आर्च फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर शाल बी ग्रेजुअल। अगर कहीं चेंजेस होना है, जैसे यहाँ पर अलग यहाँ पर अलग होना है, इट शुड बी वेरी स्मूथ ग्रेजुअल एंड शाल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू conditions of stresses, shall be fixed with due regard to condition of stresses, condition of stresses, economy and appearance. For short span not exceeding, for short span not exceeding 12 मीटर, यानी 12 मीटर से कम का जो स्पैन होगा, शॉर्ट स्पैन यानी कि जिसका स्पैन 12 मीटर से कम है। कांस्टेंट सेक्शन ऑफ एन आर्च फ्रॉम क्राउन टू स्प्रिंगिंग में बी अडॉप्टेड, यानी स्प्रिंगिंग पॉइंट से लेके क्राउन तक पूरा एक ही सेक्शन होना चाहिए ना। आई बात समझ में? शॉर्ट स्पैन है अगर, तो वहां पर जो मेरी आर्च की जो रिब की रिंग होगी, देखो मेरा डायग्राम थोड़ा परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे। ये मेरी आर्च बनी, ठीक है, तो ये क्या कहा जा रहा है कि शॉर्ट स्पैन अगर रहेगा तो ये जो है आपका, ये दोनों पॉइंट इनके बीच के बात चल रही है। ठीक है, यहाँ से ये पोर्शन को क्राउन कहते हैं ना, ये हमारा क्राउन पोर्शन होगा। इसको मैं सिर्फ मार्क कर देता हूँ, सी लिख देता हूँ यहाँ पे, सी, ये मेरा क्राउन पोर्शन है और ये स्प्रिंगिंग पॉइंट है। तो यहाँ का जो सेक्शन होगा ना, स्प्रिंगिंग पॉइंट और क्राउन सब जगह पे इक्वल होना, सेम होना चाहिए। कब? द स्पैन 12 मीटर या 12 मीटर से कम है। फॉर शॉर्ट स्पैन नॉट एक्सीडिंग 12 मीटर अ कांस्टेंट सेक्शन ऑफ आर्च फ्रॉम क्राउन टू स्प्रिंगिंग में बी अडॉप्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस इन द आर्च रिंग, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस इन द आर्च रिंग। ठीक है, conditions of loading. In investigating the stability of the arch ring, it will be sufficient to consider the following conditions of loading with regard to live load. ठीक है, in investigating the stability of the arch ring, it will be sufficient to consider the following conditions of loading with regard to live load. For short spans, for short spans not exceeding 12 meter clear with a constant thickness of the arch ring, live load at the end 5/8 of the span. For short span यानी 12 मीटर से कम का स्पैन है कि नहीं, with a constant thickness of arch ring, जहां पर थिकनेस जो है ना आर्च रिंग की सब जगह बराबर, विद अ कांस्टेंट थिकनेस ऑफ द आर्च रिंग, लाइव लोड एट द एंड 5/8 ऑफ द स्पैन। लाइव लोड एट द एंड कितना होगा? 5/8 ऑफ द स्पैन। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जहां पर 12 मीटर से कम का स्पैन है, थिकनेस आपका कांस्टेंट है थ्रू आउट आर्च रिंग, तो क्या कहा? लाइव लोड एट द एंड 5/8 ऑफ द स्पैन, 5/8 ऑफ द स्पैन पे लाइव लोड एक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा क्या कहा आपका? फॉर शॉर्ट स्पैन नॉट एक्सीडिंग 12 मीटर, देखिए यहाँ पर भी शॉर्ट स्पैन ही है, 12 मीटर से कम ही है, विथ आर्च रिंग्स ऑफ वेरिएबल थिकनेस, थिकनेस अलग अलग है, स्पैन 12 मीटर तक की है लेकिन वेरिएबल थिकनेस है। तो क्या कहा? इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रेसेस मस्ट बी मेड एट द थ्री क्रिटिकल लोकेशन, तीन जगहों पर स्ट्रेसेस को एनालाइज करना पड़े। इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रेसेस मस्ट बी मेड एट थ्री क्रिटिकल सेक्शंस विद द पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड specified in clause 2.3.4.1 of bridge rules as given in table 1। वहां से उन्होंने क्लॉज 2.3.4.1 को यहाँ पे उन्होंने लिया है। तो तीन जगह इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा ना। ठीक है, तीन क्रिटिकल लोकेशन, थ्री क्रिटिकल लोकेशंस, किधर? क्राउन पर, स्प्रिंगिंग लाइन पर और क्वार्टर पॉइंट पर।
ठीक है, क्राउन पर, क्राउन यानी कि बिल्कुल सेंटर, स्प्रिंगिंग लाइन यानी सपोर्ट, वो जहां पे सपोर्ट होते हैं वहां पर, और क्वार्टर पॉइंट। ठीक है, तो वहां 3 जगह पे करना पड़ेगा। ओके, अब ये क्राउन मैक्सिमम, देखिए मोमेंट के बारे में बात चल रही है, मोमेंट मैक्सिमम एंड नेगेटिव। तो क्राउन में मिडल 1/4 ऑफ द होल स्पैन, ठीक है, और एंड 3/4 बोथ एंड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वार्टर पॉइंट 3/8 ऑफ एडजेसेंट एंड, 5/8 ऑफ अपोजिट एंड। हाँ, स्प्रिंगिंग लाइन में 5/8 ऑफ अपोजिट एंड, 3/8 ऑफ एडजेसेंट लेंथ। इस तरीके से मोमेंट वहां पर एक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे फॉर स्पैन्स एक्सीडिंग 12 मीटर्स। स्पैन्स एक्सीडिंग 12 मीटर्स के लिए उन्होंने क्या कहा, फॉर स्पैन्स एक्सीडिंग 12 मीटर क्लियर स्ट्रेसेस शैल बी वर्कड आउट थ्रू आउट द आर्च, द नंबर ऑफ सेक्शंस डिपेंडिंग ऑन द स्पैन ऑफ द आर्च। वो बहुत सारे स्पैन लेने पड़ेंगे, जहाँ 12 मीटर से ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ सेक्शंस लेने पड़ेंगे और वहां पर एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द लाइन ऑफ प्रेशर। line of pressure, the line of pressure under the conditions of loading enumerated above shall everywhere lie, क्या कहा, the line of pressure under the conditions of loading enumerated above, conditions उन्होंने बताया ना, ये जो मोमेंट वगैरह, the line of pressure under the conditions of loading enumerated above shall everywhere lie within the middle half of the arch ring if the line of pressure is determined by elastic theory। तो आर्च रिंग का जो मिडल हाफ पार्ट होगा ना, ये जो आर्च रिंग है आपका, ये आर्च रिंग है, तो इसका जो मिडल हाफ पार्ट होगा ना, ये, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पार्ट, ठीक है, अभी लाइन ऑफ आर्च, जो लाइन ऑफ प्रेशर है ना, उसको मैं अलग कलर दे देता हूँ, तब आप इसको समझ पाएंगे कि वो करना क्या चाह रहे हैं। ये लाइन ऑफ प्रेशर है आपकी, समझो। तो ये बेसिकली, ये जो भी थिकनेस होगा ना आर्च रिंग का, आर्च रिंग का जो भी थिकनेस होगा उसके मिडल हाफ के अंदर लाई करेगी, ऐसा करेगी। ये जो भी थिकनेस होगी, इसका जो मिडल हाफ होगा ना, मान के चलिए एग्जांपल की बात चल रही है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 300, सपोज दिस इज ओवरऑल थिकनेस इज 300 mm, तो ये कितना हो जाएगा, 150 के अंदर, मिडल का जो 150 पार्ट होगा ना, उसके अंदर ही अंदर होगा। तो ये कहा द लाइन ऑफ प्रेशर अंडर द कंडीशन ऑफ लोडिंग एनुमरेटेड अबव शैल लाई, पहला कहा विद इन द मिडल हाफ ऑफ द आर्च रिंग, ठीक है, विद इन द मिडल हाफ ऑफ द आर्च रिंग इफ द लाइन ऑफ प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय इलास्टिक थ्योरी। अगर लाइन ऑफ प्रेशर इलास्टिक थ्योरी से डिटरमाइन किया गया है तो ना, बाय तो क्या मिडल हाफ ऑफ द आर्च रिंग में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा वो देख लेते हैं अभी हम लोग। विद इन द मिडल थर्ड इफ ग्राफिकल और अदर अप्रोक्सीमेट मेथड्स आर अडॉप्टेड। क्या कहा, अगर इलास्टिक थ्योरी में तो मिडल हाफ में, और विद इन द मिडल थर्ड, अगर, यानी इसको अभी ऐसा मैं बताऊंगा कि ये जैसे कि अगर पहले वाला केस क्या था, अगर ये समझो एल था, समझो ना, अगर इसका जो थिकनेस जो है मैंने एल नाम दे दिया, पहले का केस ऐसा था कि एल था अगर, तो ये क्या था कि L/2, तो दिस वॉज L/2, दिस वॉज L/2, L/2 के अंदर था, इलास्टिक थ्योरी के हिसाब से क्या था ये आपका L/2, बराबर। और अगर क्या कहा जा रहा है, इफ ग्राफिकल और अदर अप्रोक्सीमेट मेथड यूज कर रहे हैं, ग्राफिकल या अदर अप्रोक्सीमेट मेथड से आप निकाल रहे हैं लाइन ऑफ प्रेशर, तो क्या कहा, अगर ये एल है तो L/2 नहीं, L/3 में होगा, विद इन द मिडल थर्ड इफ ग्राफिकल, और L/2 की जगह L/3 हो जाएगा, ग्राफिकल और अदर अप्रोक्सीमेट मेथड्स आर अडॉप्टेड। ठीक है, then comes method of analysis in analysis masonry or in analyzing, sorry, in analyzing masonry or concrete arches, the elastic method of analysis should preferably be adopted। क्या कहा, in analyzing masonry और concrete arches, अगर masonry और concrete arches को एनालाइज करेंगे तो क्या कहा, इलास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस शुड बी प्रेफरेबली बी प्रोवाइडेड। ठीक है, मेसनरी कॉन्क्रीट आर्चेस के लिए कौन सा मेथड अच्छा है, इलास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस अच्छा है। आइदर प्योर either purely analytical method or a combination of analytical and graphical methods may be used, either purely analytical method or a combination of analytical and graphical methods may be used। In practice the simplest method would probably be a combination of the analytical and graphical method। ठीक है,
क्या कहा, मेसनरी या कंक्रीट आर्चेस जहां पे भी होंगे तो उसमें इलास्टिक मेथड को प्रेफरेबली यूज करना है। फिर आगे कहा आइदर प्योरली एनालिटिकल मेथड और कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिटिकल एंड ग्राफिकल मेथड, आप इसको यूज कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस द सिंपलेस्ट मेथड वुड प्रोबेबली बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिटिकल ग्राफिकल मेथड। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे आसान है। देन कम्स रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग आर्चेस। ठीक है, एग्जिस्टिंग आर्चेस, जो एग्जिस्टिंग आर्चेस हमारे ऑलरेडी है उनके लिए बात हो रही है अभी। एक्सेप्ट इन केस ऑफ गेज कन्वर्जन, गेज कन्वर्जन को छोड़ के, एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्ट इन केस ऑफ गेज कन्वर्जन, सर्टिफिकेशन ऑफ existing arch bridges as per para 4 chapter 6 of rules for the opening of a railway shall be based on physical condition of the structure। क्या कहा, गेज कन्वर्जन के केस को छोड़ के जितनी भी एग्जिस्टिंग आर्च ब्रिजेस हैं उनका सर्टिफिकेशन जो है अपना चैप्टर नंबर 6 पैरा 4 है, किसके अंदर, रूल्स फॉर द ओपनिंग ऑफ अ रेलवे, उसके आधार पर क्या कहा, इट शुड बी बेस्ड ऑन, इट शुड बी बेस्ड ऑन फिजिकल कंडीशन, बेस्ड ऑन फिजिकल कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ गेज कन्वर्जन, सर्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आर्च ब्रिजेस एज पर पैरा 4 chapter 6 of rules for the opening of railway shall be based on physical condition of the structure। When new type of locomotives and rolling stock are permitted to run on a section for the first time, bridges should be kept under observation as considered necessary by the chief engineer। जब कोई नया लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक को जो परमिट किया जाता है पहली बार किसी ब्रिज पे से, आज ब्रिज पे से पास होने के लिए, when new types of locomotives and rolling stocks are permitted to run on a section for the first time, bridges should be kept under observation as considered necessary by the chief engineer। ठीक है, हेवियर लोडिंग डेंसिटी, देखिए आजकल क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो डायनामिक लोड बढ़ जाता है, और अलग अलग टाइप के हमारे जो लोकोस वगैरह आते हैं, तो क्या कहा जा रहा है, हेवियर, इसको यहाँ थोड़ा सा मार्क करता हूँ, हेवियर डेंसिटी और एक्सल लोड ओवर दोज अलाउड एट प्रेजेंट shall not be permitted on arch bridges with overall rating number 1 or 2 unless they are rehabilitated। ठीक है ना, ओवरऑल रेटिंग नंबर आप जानते हैं जितना हायर साइड में रहेगा उतना अच्छा है, जैसे कि 5 है तो सबसे अच्छा, कम होते चला जाएगा तो ब्रिज की कंडीशन थोड़ी सी डिटोरिएट हो जाती है ना, हम जानते हैं ना ओवरऑल रेटिंग नंबर ORN, है कि नहीं, ओवरऑल रेटिंग नंबर। तो क्या कहा गया कि जहां पर जिन ब्रिजेस की ORN 1 या 2 है, 1 या 2 है, जब तक वो रिहेबिलिटेट ना हो जाए वो ब्रिजेस, जब तक उन ब्रिजेस की रिहेबिलिटेशन ना हो जाए, यानी उनकी रिपेयरिंग सिपेयरिंग जो भी ये करना हमने कर नहीं लिया, तब तक वहां से हेवियर लोडिंग डेंसिटी और एक्सल लोड, है ना, हेवियर लोडिंग डेंसिटी और हेवी हेवी एक्सल लोड ऐसा हम कहेंगे, ये तब ये उनको परमिट नहीं करेंगे। हेवियर लोडिंग डेंसिटी और एक्सल लोड ओवर दोज अलाउड एट प्रेजेंट shall not be permitted on arch bridges with overall rating number 1 or 2 unless they are rehabilitated, जब तक वो रिहेबिलिटेट ना हो जाए। ये तो साधारण केस हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है, आगे क्या कहा जा रहा है उसको भी देख लें। ठीक है, however at the discretion of the chief engineer such heavier trailing load or increased axle load may be permitted on the existing arch bridges with ORN 1 or 2 if the strength of the arch bridge is found safe after conducting load test on representative span as per criteria indicated इन पैरा 5.3.3, पैरा 5.3.3 ये आगे आपको मिलेगा। क्या कहा गया, आमतौर पे ये कहा गया कि जो भी ब्रिज आज ब्रिजेस है जिनका ORN 1 या 1 से 1 या 2 है, इनके बीच में आता है, जब तक इनका रिहेबिलिटेशन ना हो जाए वहां पे हेवी हेवी लोडिंग या एक्सल लोड वगैरह वाले जो है लोको या आप क्या कहेंगे आपका रोलिंग स्टॉक पास नहीं करेंगे। ठीक है ना, नहीं परमिट करेंगे। लेकिन आगे क्या कहा, अगर चीफ इंजीनियर साहब कहें, however at the discretion of the chief engineer such heavier trailing load or increased axle load may be permitted on the existing arch bridges with ORN 1 or 2, उनको भी परमिट किया जा सकता है अगर चीफ इंजीनियर कहें, कब, लेकिन if the strength of the arch bridge is found safe after conducting load test
on representative span as per the criteria indicated below. ठीक है, अगर कोई एग्जिस्टिंग ब्रिज है, उनका ओआरएन 1 या 2 है, लेकिन उधर पे उनके ऊपर लोड टेस्ट किया गया, ठीक है ना, ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे लोड टेस्ट किया गया और उसका रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी आया, तो ओआरएन 1 और 2 पे भी कौन इसको परमिशन दे सकते हैं? तो हमारे चीफ इंजीनियर साहब, चीफ इंजीनियर में परमिट। ओके, देन कम्स आर पैरा 5.3.3, लोड टेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, वो ये, ठीक है। तो लोड टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑन आज ब्रिज, कौन सी ब्रिज के ऊपर लोड टेस्ट, देखो एग्जाम में बहुत डिटेल में नहीं पूछता, लेकिन पूरा आपको पढ़ा दे रहा हूँ। द लोड टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑन आज ब्रिज विद ओवरऑल रेटिंग नंबर 1 और 2 ओनली आफ्टर कंप्लीट प्रेशर ग्राउटिंग ऑफ द मेसनरी, ठीक है। तो अभी एग्जाम में अगर ऐसा पूछ सकता है आपसे कि लोड टेस्ट कौन सी ब्रिज पर करेंगे, जिसका ओआरएन नंबर कुछ भी वो दे देंगे, वैल्यू दो चार घुमा के, 1 और 2 जा रहेगा उसके ऊपर लोड टेस्ट करेंगे, लेकिन क्या करके? कंप्लीट प्रेशर ग्राउटिंग करके। या ये भी पूछ सकते हैं कि ओआरएन नंबर क्या रहेगा, तो जो है वहां पे से आज ब्रिज के ऊपर से हैवी एक्सल लोड व्हीकल पास नहीं कर सकते, तो आपको बताना 1 और 2 रहेगा तो नहीं करना है। एक्सेप्शन क्या है? सीटी जो चीफ इंजीनियर परमिट करें, ठीक है। अब लोड टेस्ट करने के बाद में परमिट करेंगे वो, अगर उनको सेटिस्फैक्टरी लगा लोड टेस्ट में। अब जिस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के ऊपर, जिस आज के ऊपर ये टेस्टिंग होनी है लोड टेस्ट, उसकी क्राइटेरिया क्या क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि कंप्लीट प्रेशर ग्राउटिंग करना पड़ेगा सारे के सारे मेसनरी को, ओनली आफ्टर कंप्लीट प्रेशर ग्राउटिंग। कब ये सब कब किया जाएगा? ओनली आफ्टर कंप्लीट प्रेशर ग्राउटिंग ऑफ द मेसनरी, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, द क्राइटेरिया फॉर अराइविंग एट द सेफ लोड शैल बी, सेफ लोड का क्राइटेरिया क्या है वो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। व्हाट इज इट? Under the proposed load, the crown deflection and spread do not exceed 0.75 mm and 0.4 mm respectively for span up to 1 meter. क्या कहा? Under the proposed load, the crown deflection and spread, crown deflection 0.75 mm से ज्यादा ना हो। Under the proposed load, जो लोड आपका है, under the proposed load, the crown deflection should not exceed 0.75 mm and spread should not exceed 0.4 mm respectively का मतलब यही है ना। प्रपोज क्राउन डिफ्लेक्शन 0.75 mm से ज्यादा ना हो और स्प्रेड 0.4 mm से ज्यादा ना हो। कब? जब स्पैन 1 मीटर तक है, तो फॉर स्पैन अप टू 1 मीटर। अब अगला क्या कहा? फॉर स्पैन मोर देन 1 मीटर अप टू 4.5, यानी 1 से लेके 4.5 के बीच में, मोर देन 1 टू लेस देन 4.5, ठीक है। तो वहां पे क्या कहा गया? 0.75। देखिए अब इसको यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मूला बना के दिया है ना, ठीक है। क्या कहा? 0.75 प्लस L माइनस 1.25 माइनस 0.75 डिवाइड बाय 3.5 mm एंड 0.4 mm, यानी ये इसकी बात चल रही है कि पॉइंट, ये स्प्रेड तो 0.4 mm ही कहा है, लेकिन जो क्राउन डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला उन्होंने दिया 0.75 प्लस L माइनस 1 इंटू 1.25 माइनस 0.75 डिवाइड बाय 3.5, जो भी वैल्यू आएगी, तो स्पैन 1 से लेके 4.5 के लिए ये क्राइटेरिया दिया है, ठीक है। इसके बाद में क्या कहा? 4.5 से 15 मीटर के लिए सिंपल कर दिया, 1.25 से लेकर कितना 4.4 mm तक, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्राउन डिफ्लेक्शन 1.25 mm से ज्यादा नहीं होगा, 15 मीटर तक है तो। और ये आपका हर जगह स्प्रेड, आपका हर जगह 0.4 mm ही दिया है, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है? देयर इज नो रेसिडुअल डिफ्लेक्शन और स्प्रेड आफ्टर रिलीज ऑफ लोड। दूसरा क्या? पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया, क्राउन डिफ्लेक्शन और स्प्रेड होगा। दूसरा क्या कहा जा रहा है? क्राइटेरिया फॉर अराइविंग द सेफ लोड, देयर इज नो रेसिडुअल डिफ्लेक्शन, कोई रेसिडुअल डिफ्लेक्शन या स्प्रेड नहीं है, लोड हटाने के बाद में कोई रेसिडुअल डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ना कि किसी प्रकार का स्प्रेड हो रहा है। देयर इज नो रेसिडुअल डिफ्लेक्शन और स्प्रेड आफ्टर रिलीज ऑफ लोड एंड देयर इज नो क्रैक अपियरिंग ऑन द इंट्राडोज ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के इंट्राडोज में कोई क्रैक नहीं आया। ये सबसे आसान तरीका। व्हाट इज मीन बाय इंट्राडोज? जानते होंगे आप लोग इसको। इंट्राडोज क्या है? ये आर्च रिंग मैंने बनाया, ये अंदरूनी हिस्सा है, इसको इंट्राडोज, ये बाहरी हिस्सा है जो कि मिट्टी के अंदर होता है, एक्स्ट्राडोज। एक्स्ट्राडोज को मैं ई लिख रहा हूँ, इंट्राडोज को आई लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहा? नीचे क्रैक नहीं है, देयर इज नो क्रैक अपियरिंग ऑन द इंट्रोड्यूस ऑफ द ब्रिज, ठीक है। इंट्राडोज में कोई क्रैक अपियर नहीं हुआ।
ठीक है, आगे क्या कहा जाता है, अबव क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल टू सेगमेंटल एंड नॉन सेगमेंटल आर्चेस स्पैन 4.5 to 15 मीटर प्रोवाइड द स्पैन टू राइज रेशियो लाइज बिटवीन 2 and 5। ठीक है, वहां राइज टू स्पैन रेशियो की बात हुई, यहाँ स्पैन टू राइज रेशियो है। The above criteria will be applicable to segmental and non-segmental arches of span 4.5 meter to 15 meter provided the span to rise ratio lies between 2 and 5। अब ये इन्होंने गेज कन्वर्जन के लिए ना को एक्सेप्शन में लिया था ना, एक्सेप्शन में लिया था ना गेज कन्वर्जन को है। देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग आर्चेस में क्या कहा था, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कहा था, एक्सेप्ट इन केस ऑफ गेज कन्वर्जन ना ऑफ एग्जिस्टिंग आर्च, इसके बारे में बात हुई थी। अब जो बात हो रही है गेज कन्वर्जन के केस की बात हो रही है, यहाँ देखिए आप, इन रिगार्ड टू गेज कन्वर्जन, जहां पर गेज कन्वर्जन होना है, ठीक है, इन रिगार्ड टू गेज कन्वर्जन द सर्टिफिकेशन for the safety of all the arch bridges with the sound or with ORN 1 or 2 shall be based on load test on representative type of bridges. The criteria for assessing the safe load shall be the same as specified in clause 5.3.3 above, provided the following conditions are also satisfied. Special cases, if any, may be dealt with on individual merits by the railway in consultation with RDSO। क्या कहा, इन रिगार्ड टू गेज कन्वर्जन, जहां पर भी गेज कन्वर्जन है ना, जहां पर गेज कन्वर्जन की बात हो रही है, in regard to gauge conversion, the certification for the safety of all the arch bridges, whether sound or with ORN 1 or 2। gauge conversion के केस में क्या कहा, in regard to gauge conversion, the certification for safety of all the arch bridges, whether sound or with ORN 1 or 2, shall be based on, किसके आधार पर होगा, तो वहां पर shall be based on load test on representative type of bridges। जैसे वहां पहले के केस में उन्होंने लोड टेस्ट के लिए नहीं कहा था ना, एक केस में कहा था, एक में ना कहा, एक में नहीं कहा था। यहाँ पर लेकिन क्या कहा गया, गेज कन्वर्जन के केस में ओआरएन भी नहीं देखना आपको कि ओआरएन 1 है 2 है या साउंड है, सब जगह पर गेज कन्वर्जन केस होगा, वहां लोड टेस्ट किया जाएगा। शैल बी बेस्ड ऑन लोड टेस्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ ब्रिजेस। द क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द सेफ लोड शैल बी द सेम एज स्पेसिफाइड अबव। ठीक है, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, कुछ कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। Special cases, if any, may be dealt with on individual merit by the railways in consultation with RDSO। यानी कुछ कंडीशन उन्होंने नीचे बताई है आपको, लेकिन इसके अलावा क्या कहा, इसके अलावा कोई अगर स्पेशल केसेस होंगे तो वो मेरिट बेसिस पे उसको कौन डील करेंगे, रेलवे आरडीएसओ से कंसल्टेशन करके। अब क्या कंडीशंस है जब जब आप जो है लोड टेस्ट वगैरह करेंगे, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द लोड टेस्ट, ये आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। The condition of masonry and its behavior under test load are satisfactory। एक कंडीशन तो ये कहा कि जो मेसनरी और इसका बिहेवियर, द कंडीशन ऑफ मेसनरी और उसका बिहेवियर अंडर लोड टेस्ट आर सेटिस्फैक्टरी, लोड टेस्ट में वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल ऑन विच इट इज फाउंडेड आर सुटेबल। दूसरा ये भी देखना है वहां पर फाउंडेशन का टाइप क्या है, सॉइल का नेचर क्या है। टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल ऑन विच इट इज फाउंडेड आर सुटेबल। ठीक है, देखिए क्या है, जब आप जो एक्सेल लोड बढ़ा रहे हो तो फिर उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली लोड बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको मेसनरी का कंडीशन भी देखना है, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, साथ ही साथ में जो लोड ट्रांसफर फाउंडेशन पे होगा तो उसका भी आपको टाइप ऑफ फाउंडेशन, नेचर ऑफ सॉइल ऑन विच इट इज फाउंडेड आर सुटेबल, वो देखना कि सुटेबल है क्या, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वेदर इट इज सुटेबल और नॉट। ठीक है, पैरा 5.3.5 पढ़ते हैं अभी हम लोग, पैरा 5.3.5। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वीक आर्चेस और आर्चेस विद ओवरऑल रेटिंग नंबर 1 और 2। एग्जिस्टिंग वीक आर्चेस का स्ट्रेंथनिंग या फिर वो आर्चेस जिनका ओआरएन नंबर 1 या 2 है। तो क्या कहा इन्होंने, बहुत सिंपल भाषा में कहा है, फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग वीक और आर्चेस विद ओवरऑल रेटिंग नंबर 1 और 2, मेथड्स ऑफ जैकेटिंग एट द इंटरडोज इज प्रेफरेबल इफ द रिजल्टेंट रिडक्शन इन द वाटरवे इज परमिसिबल। ठीक है, जब आपकी जो है आज ब्रिज है उसका ओवरऑल रेटिंग नंबर 1 या 2 है, यानी कि बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, उस परिस्थिति में क्या करना, इंट्राडोज। इंट्राडोज देखिए अब यहाँ पे मुझे रेडीमेड डायग्राम मिल गया ना, ये अंदरूनी हिस्से को मैंने कहा था कि इंट्राडोज, तो इधर जैकेटिंग कर दी जाए। क्या की जाए, जैकेटिंग। अब जैकेटिंग आप करोगे तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ जैकेटिंग कर रहा हूँ, व्हेन आई एम डूइंग जैकेटिंग ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग, सी जब मैं यहाँ पे जैकेटिंग करूंगा
तो ये जो पोर्शन होगा ये इस तरीके से जैकेटिंग किया मैंने, समझो ठीक है, समथिंग लाइक दिस। मैंने यहाँ पे जैकेटिंग किया तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा थिकनेस इसका तो बढ़ गया, इसका थिकनेस तो बढ़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, इफेक्टिव आपका जो एरिया कम होगा ना, जैकेटिंग करेंगे आप तो कई बार यहाँ पर भी जरूरत पड़ सकती है कि दोनों को साथ में लेके चलना पड़े, इंट्राडोज के साथ में साहब आपका अबटमेंट या पियर को भी लेना पड़ेगा। तो दो चीजें होंगी इसके अंदर। अब इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो आपका लीनियर वाटरवे ये जो है ना क्लियर स्पैन ये कम हो जाएगा, और एट द सेम टाइम समटाइम्स नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचना पड़ेगा हमको, कि नेविगेशन के लिए समझो ये वाटर लेवल नॉर्मली इधर तक रहता है। अब क्या हो गया कि क्लियर हेड आपको कितना मिल रहा था, नेविगेबल एरिया समथिंग लाइक दिस था, अभी क्या हो गया, इट हैज गॉट रिड्यूस्ड, है कि नहीं, यही होगा ना। तो यही कहा, अगर कोई आज ब्रिज जिसका वारन 1 और 2 है, वहां पर सबसे बेस्ट तरीका स्ट्रेंथनिंग का तो ये है कि आप जैकेटिंग कर दो, लेकिन शर्त ये है कि उसका जो है नेविगेबल एरिया यानी कि जो वाटरवे वो परमिसिबल है, रिडक्शन इन वाटरवे इज परमिसिबल, अगर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वाटरवे रिड्यूस होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो इसको कर दिया जाए, ठीक है। ये यहाँ पे उनका कहने का मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, इन द केस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ओवर एक्स्ट्रा डोज ऑफ आर्स, अब एक्स्ट्रा डोज की बात चल रही है, एक्स्ट्रा डोज यानी ऊपरी हिस्सा। इन द केस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ओवर एक्स्ट्रा डोज ऑफ आर्स द न्यू आर्च रिंग शुड बी डिजाइन टू टेक द एंटायर लोड। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डोज पे रिपेयरिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नई आर्च रिंग बनानी पड़ेगी आपको ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन द केस ऑफ न्यू स्ट्रेंथनिंग ओवर एक्स्ट्रा डोज ऑफ आर्च द न्यू आर्च रिंग शुड बी डिजाइन टू टेक द एंटायर लोड विद डेड लोड एंड लाइव लोड। तो नई आर्च रिंग बनानी पड़ेगी, है कि नहीं, एक एक नई आर्च रिंग आपको बनानी पड़ेगी ऊपर ऊपर, ठीक है। और वो ऐसी होनी चाहिए कि जो है आपका एग्जिस्टिंग जो आर्च है वो भी, और जो अभी अब आप जो बना रहे हैं इसका पूरा का पूरा, इन द केस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ओवर एक्स्ट्रा डोज ऑफ आर्च न्यू आर्चरिंग शुड बी डिजाइन टू टेक एंटायर लोड विद डेड लोड एंड लाइव लोड। इन द केस ऑफ स्ट्रेंथनिंग बिलो इंट्राडोज ऑफ आर्च, अब ये नीचे जो स्ट्रेंथनिंग की बात चल रही थी ना, यहाँ की बात चल रही है। इन द केस ऑफ स्ट्रेंथनिंग, in the case of strengthening below intradose of arch the new arch ring should be designed as under, क्या कहा, स्ट्रेंथनिंग अभी आप उसको उन्होंने इलेबोरेट करके बताया। इन द केस ऑफ स्ट्रेंथनिंग बिलो इंटरडोस ऑफ आर्च द न्यू आर्च रिंग शुड बी डिजाइन एज अंडर, क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। टू टेक द एंटायर लोड बाय इटसेल्फ वेयर द एग्जिस्टिंग आर्च हैज ट्रांसवर्स क्रैक, टू टेक द एंटायर लोड बाय इटसेल्फ वेयर द एग्जिस्टिंग आर्च हैज ट्रांसवर्स क्रैक, उसके अंदर अगर ट्रांसवर्स क्रैक आ गए, ट्रांसवर्स क्रैक, अभी देखो हमारे एग्जाम में ये पूछा गया था सवाल, अभी जो एग्जाम हुआ हमारा जून में एग्जाम जो सॉरी मार्च में हमारा जो एग्जाम हुआ ना एलजीएस का, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2024 का, जो 17 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें ये पूछा गया था कि कौन सा क्रैक आर्च में सबसे डेंजरस है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ट्रांसवर्स क्रैक, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसवर्स, पहले तो वर्ड टर्मिनोलॉजी समझ में आएगा तो अपने को जवाब देना आसान होता है कोई भी चीज। ये समझो स्पैन है, ठीक है, ये हमारा स्पैन है इस तरीके से, ठीक है। यानी कि अगर प्लान में देखा जाए तो ये व्हीकल पास होने का ये रास्ता ऐसा है, ये लेंथ है, बराबर। तो ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस। अब यही अगर आप इसको इमेजिन करें कि ये समझो आर्च बैरल है आपकी, ये जो एक कर्व पार्ट है ना, ये प्लान में आपको कैसा दिखाई देगा, आर्च बैरल, सॉरी कैसा दिखाई देगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक आपका पियर यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। ये तो बहुत कॉमन लॉजिक की बात है दोस्तों, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो थोड़ा अगर लॉजिक अगर अप्लाई करेंगे तो हम लोग आंसर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग इज फुल ऑफ लॉजिक ना। तो यहाँ पे देखिए, ये देखो एक क्रैक ऐसा डेवलप हुआ, ये लीनियर क्रैक है, नहीं होना चाहिए, बट दिस इज नॉट दैट डेंजरस, दिस इज नॉट दैट डेंजरस। बट इफ द क्रैक इज लाइक दिस और से इट इज लाइक दिस, इंक्लाइन क्रैक रहेगा ना, ये भी थोड़ा खतरे वाला है, लेकिन इसमें फिर थोड़ा सा स्कोप है। लेकिन अगर क्रैक मेरा प्योरली ट्रांसवर्स इन नेचर है, तो व्हाट इज मीन बाय ट्रांसवर्स क्रैक, अगर मैं इस डायग्राम के अंदर में ट्रांसवर्स क्रैक बनाऊं तो सिंपल वो क्या है, क्रैक इस तरीके का ना अंदर की तरफ प्रोपोगेट होना, है कि नहीं, क्रॉस सेक्शन में तो यहाँ से तो ऐसे दिखेगा, जो कि प्लान में आपको कैसा दिखाई दे रहा है, प्लान में आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इंट्राडोज में नीचे से आपको ऐसा क्रैक दिख रहा है। तो अभी समझ सकते हैं दोस्तों, अगर ये क्रैक अपने एंड्स को पहुंच गया, व्हाट विल हैपन, इट इज गोना कोलैप्स ना, ये सीधे जो है ना नीचे आके टुकड़े टुकड़े में आपको मिल जाएगा ना, अगर ये ऐसा हुआ
व्हाट विल हैपन, इट विल फॉल। ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा आर्च आपका, ये जो आर्च जो ऊपर दिख रहा है आपको पूरा नीचे आ जाएगा। तो एक एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, कौन से टाइप का क्रैक खतरनाक है, कौन सा डेंजरस है, यही क्रैक है, ट्रांसवर्स क्रैक, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहाँ से ये बात निकल के आ गई, मैं कहाँ पढ़ा रहा था, मैं भूल गया, जरा एक मिनट देखो मैं। इन द केस ऑफ स्ट्रेंथनिंग बिलो, ये होगा, हाँ ये पॉइंट नंबर ए पढ़ रहे थे हम लोग ना, पॉइंट नंबर ए पढ़ रहे थे ना। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया। अब मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। टू टेक to take the entire load by itself where the existing arch has transverse crack। अगर एग्जिस्टिंग आर्च के अंदर, अब यही बता रहा हूँ, ये जो आर्च है हमारी इसके अंदर ट्रांसवर्स क्रैक है। इन द केस ऑफ स्ट्रेंथनिंग बिलो इंट्राडोज ऑफ आर्च, अभी इंट्राडोज के नीचे अगर स्ट्रेंथनिंग करना है, द न्यू आर्च रिंग शुड बी डिजाइन एज अंडर, यानी इसके नीचे कोई आर्च रिंग एक ऐसी बनाई जाएगी जो पूरा का पूरा लोड ले, एज्यूम करेंगे कि ये लोड ले ही नहीं रहा। टू टेक द एंटायर लोड बाय इटसेल्फ, यानी कि अब मैं एक नई आर्च रिंग बना रहा हूँ, मैं अब एक नई आर्च रिंग यहाँ पे बना रहा हूँ, एक नई आर्च बनाऊंगा। अब ये जो मैं बनाऊंगा ना, तो ऑल्दो पहले वाली भी जो लोड कैरी कर ही सकती होगी, लेकिन मैं क्या करूंगा, ये अज्यूम करूंगा कि ये पूरा का पूरा लोड मैं थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है ना, समझने के लिए आपको मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया। थोड़ा अगर इसको कम रिलेटिवली देखना है तो थोड़ा इसको ऐसा देख लें कि ये मतलब पूरा यानी इस तरीके का है, तो ये इसकी जो है हेड जो है वैल्यू जो है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, वाटर वे नेविगेबल एरिया जो बोल सकते हैं ना हम लोग, ये जरा कम हो जाएगी। लेकिन ये जो न्यू वाला पार्ट हमने बनाया ना, ये पूरा का पूरा ऐसा बनाया जाएगा एज इफ ये लोड कैरी नहीं कर रहा है। कब, जब ट्रांसवर्स क्रैक आएगा। तो इन द केस ऑफ स्ट्रेंथनिंग बिलो इंट्रोडोज ऑफ आर्च, द न्यू आर्च रिंग शुड बी डिजाइन टू टेक द एंटायर लोड बाय इटसेल्फ where the existing arch has transverse crack। ठीक है, अब दूसरा क्या कहा जा रहा है, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी भी देख लिया जाए जरा फिर अभी। पॉइंट नंबर बी में क्या कहा गया, टू टेक द एंटायर लोड बाय कंपोजिट एक्शन विद द एग्जिस्टिंग आर्च रिंग वेयर द एग्जिस्टिंग क्रैक्स आर ऑल लॉन्जिट्यूडनल और देयर आर नो साइंस ऑफ डिस्ट्रेस इन द एग्जिस्टिंग आर्च प्रोवाइडेड इफेक्टिव बॉन्ड कुड बी एंश्योर्ड बिटवीन ओल्ड एंड न्यू आर्च रिंग। देखिए अब ये जो मैंने बनाया इसके अंदर ट्रांसवर्स क्रैक थे, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। ये देखो मैंने जो आज ये जो बनाए ट्रांसवर्स क्रैक थे, इनकी नहीं बात चल रही है अभी। अब यहाँ पर बात किसकी चल रही है कि अगर आपका क्रैक कैसा है, लॉन्जिट्यूडनल है, जो मैंने आपको कहा था ना कि वैसा भी क्रैक हो सकता है, ज्यादा खतरनाक। देखो क्रैक तो क्रैक है, क्रैक तो क्रैक ही है, लेकिन ज्यादा डेंजरस की मैंने बात की थी वो ट्रांसवर्स क्रैक था। ठीक है, लेकिन अगर मेरा क्रैक समझो इस तरीके से कुछ है, ठीक है, लीनियर है अलोंग द लेंथ, जरूरी नहीं बिल्कुल सीधा हो, थोड़ा बहुत भी लीनियरिटी हो सकती है। तो क्या कहा, in the case of strengthening arch below introduce of an arch, the new arch ring should be able to take the entire load by composite action with the existing arch ring। अब यहाँ पर क्या, ये दूसरा केस जो बी केस के अंदर ये भी कुछ लोड लेगा, ये वाला भी लेगा, दूसरा वाला भी लेगा, है कि नहीं, ये वाला भी लेगा, और ये दोनों को मिलके लेना है कॉम्पोजिट एक्शन। ठीक है, टू टेक द एंटायर लोड बाय, क्या कहा, टू टेक द एंटायर लोड बाय composite act to take the entire load by composite action with the existing arch ring where the existing cracks are all longitudinal and there are no signs of distress in the existing arch। कोई कोई कमजोरी डिस्ट्रेस दिखाई एग्जिस्टिंग आर्च में नहीं प्रोवाइडेड। अब बस यहाँ पर यही है कि ये पुराना कंक्रीट, पुराना यानी पुराना सॉरी आर्च रिंग, और ये नया है, पुराना आर्चरिंग नया आर्चरिंग, इनके बीच में ये एक ही चीज है। क्योंकि देखिए पहले वाले केस में ये नहीं कहा था बॉन्डिंग के बारे में, क्योंकि हम तो इसको अज्यूम ही नहीं करते कि ये लोड कैरी करेगा। पहले केस में क्या था, ये जो मैंने ए वाला पॉइंट पढ़ाया आपको, ये वाला, इसके अंदर क्या था कि हम अज्यूम ही नहीं करते कि पहले वाला लोड ले रहा था, हम तो ऐसा अज्यूम करते कि ये लोड लेगा ही नहीं, पूरा इसको लेना है। लेकिन दूसरे केस में क्या कहा कि दोनों कंबाइंड इफेक्ट है ना, कॉम्पोजिट एक्शन है ना, कॉम्पोजिट एक्शन विद द एग्जिस्टिंग आर्च, दोनों को लोड लेना है। तब क्या कहा कि इनके बीच में, पुराने आर्चरिंग और नए आर्चरिंग के बीच में बॉन्ड होना चाहिए दोनों में, दैट मींस दे शुड एक्ट मोनोलिथिकल। इसके लिए कहा गया टू टेक द एंटायर लोड बाय कॉम्पोजिट एक्शन विद एग्जिस्टिंग आर्चरिंग वेयर एग्जिस्टिंग क्रैक्स आर ऑल हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडनल क्रैक्स और देयर आर नो साइंस ऑफ डिस्ट्रेस इन द एग्जिस्टिंग आर्च प्रोवाइडेड क्या, प्रोवाइडेड इफेक्टिव बॉन्ड कुड बी एंश्योर्ड बिटवीन ओल्ड एंड न्यू आर्चरिंग, ओल्ड और न्यू आर्चरिंग के बीच में इफेक्टिव बॉन्ड एंश्योर किया जा सके। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। इन द केस ऑफ स्ट्रेंथनिंग
इन द केस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ अबटमेंट्स एंड पियर्स ऑफ आर्च ब्रिज, ये तो हमने आर्च रिंग के बारे में अब तक बात किया, अब हम लोग यहाँ पर अबटमेंट या पियर होते हैं उनकी बात करें। इन द केस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ अबटमेंट एंड पियर्स ऑफ आर्च ब्रिजेस, the design should always be on the basis of composite action of the new material acting along with the existing one. क्या कहा? In the case of strengthening of abutment and piers of arch bridge, the design should always be on the basis of composite action of the new material acting along with the existing one. यानी existing और acting दोनों के हिसाब से इसको redesign करना पड़ेगा, strengthening करना पड़ेगा, क्योंकि इनका लोड तो आएगा ना। तो क्या कहा? In the case of strengthening of abutment and piers of arch bridges, the design should always be on the basis of composite action of the new material acting along with the existing one. फिर आगे क्या कहा जा रहा है? It should however be ensured that a proper bond is established between existing masonry and new material by suitable means such as dowels and post grouting through grout holes to be left while casting the jacket. वैसी है जैसे मैंने आंचरिंग के बीच में बॉन्डिंग की बात की थी, वैसे अगर समझिए मेरा एग्जिस्टिंग अबटमेंट है, अब मुझे स्ट्रेंथनिंग करना है इसको, मुझे यहाँ से जो है क्रॉस सेक्शन बढ़ाना है, तो यहाँ से मुझे कुछ क्या स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ, जैकेटिंग कर रहा हूँ मैं, है कि नहीं? तो इनके बीच में बॉन्ड अच्छा एस्टेब्लिश हो, इनका कहने का मतलब यही है कि इनके बीच में क्या है, बॉन्ड अच्छा है ना। एंश्योर दैट अ प्रॉपर बॉन्ड इज एस्टेब्लिश बिटवीन एग्जिस्टिंग मेसनरी एंड न्यू मेसनरी, है कि नहीं, न्यू मटेरियल बाय मींस ऑफ सुटेबल मींस सच एज, उनके बीच में आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप डबल दे सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड डबल बिटवीन देम, ताकि इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाए, डबल बार्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या कोई दूसरा तरीका, या डबल वगैरह इंसर्ट करें या ग्राउटिंग कर दें बाद में, यानी इस तरीके से बॉन्डिंग इंश्योर करना है कि जो न्यू और ओल्ड जो है एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बात चल रही है, ठीक है ना। सुटेबल मीन सच एज डबल्स एंड पोस्ट ग्राउटिंग थ्रू ग्राउट होल्स टू बी लेफ्ट व्हाइल कास्टिंग, डबल डाल दिया बाद में ग्राउटिंग करें ताकि इनके बीच में बॉन्डिंग बराबर से हो जाए। इन ऑल केसेस ऑफ क्रैक मेसनरी वेदर इन आर्चेस, अब क्या कहा जा रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्या कहा जा रहा है? इन ऑल केसेस ऑफ क्रैक्ड मेसनरी, जहां पर भी मेसनरी क्रैक हुई है, इन ऑल केसेस ऑफ क्रैक्ड मेसनरी, सॉरी, इन ऑल केसेस ऑफ क्रैक्ड मेसनरी वेदर इन आर्चेस और इन अबटमेंट्स और पियर्स, कहीं पर भी क्रैक हो, चाहे वो आर्च में क्रैक हो, अबटमेंट और पियर में हो, जहां पर भी क्रैक मेसनरी, that should be grouted under pressure to plug all the cracks before the additional material is provided. जब भी आपको एडिशनल जैकेटिंग वगैरह करना है, चाहे इंट्रोडोस में करना है, चाहे बटमेंट में करना है, चाहे पियर में करना है, तो क्या कहा गया, जहां पर मेसनरी क्रैक हुई है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्राउटिंग करेंगे ना। इट शुड बी ग्राउटेड अंडर प्रेशर टू प्लग ऑल द क्रैक्स बिफोर द एडिशनल मटेरियल इज प्रोवाइडेड। पहले एग्जिस्टिंग का क्रैक को आप जो है क्या करेंगे, फिल करेंगे ग्राउट करके, उसके बाद में ही कोई एडिशनल मटेरियल लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, 5.3.5.6, द स्पेस बिटवीन द न्यू आर्चरिंग, the space between the new arch ring and the existing arch ring in the case of strengthening below the interdose of the arch should be grouted under pressure for which the grout hole should be provided in the new arch ring। ठीक है, जैसे हमने अबटमेंट और पियर के यहाँ पे जैकेटिंग यहाँ पर हमने किया ना, ऐसी यही क्या कहा जा रहा है कि ये जो हमारा जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपने अभी देखा ना, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि इसको वापस से पढ़ के बताता हूँ। स्पेस बिटवीन द न्यू आर्च रिंग एंड एक्जिस्टिंग आर्च in the case of strengthening below the interdose of the arch should be grouted under pressure, प्रेशर ग्राउटिंग करेंगे, फॉर विच ग्राउट होल शुड बी प्रोवाइडेड इन द न्यू आर्चरिंग। तो जब हम यहाँ पे नई आर्चरिंग बनाएंगे, जब हम यहाँ पर न्यू आर्चरिंग बनाएंगे तो इनके बीच में क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ग्राउटिंग करना पड़ेगा, ठीक है नहीं, तो उसके लिए ग्राउट होल वगैरह छोड़ दिया जाए, ऐसा वो उनका कहने का मतलब है, ठीक है, दैट इज व्हाट दे वांट टू से, ठीक है, यही यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है, for which grout hole should be provided in the new arch ring। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है इफेक्टिव लेंथ ऑफ आर्च। आर्च में इफेक्टिव लेंथ किसको कहते हैं, व्हाट इज, जो टर्म इफेक्टिव लेंथ को डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ आर्च रिंग, द इफेक्टिव लेंथ शैल बी द फुल लेंथ फ्रॉम स्क्यू बैक टू स्क्यू बैक, ये स्क्यू पॉइंट है ना, स्क्यू पॉइंट, स्क्यू बैक टू स्क्यू बैक, ठीक है, द इफेक्टिव लेंथ शैल बी द फुल लेंथ फ्रॉम स्क्यू बैक टू स्क्यू बैक where however spandrel filling with masonry or concrete is done,
in conjunction with the arch ring so as to provide proper bonding between arch ring and masonry or concrete in the spandrel filling. The effective length of the arch may be taken between the points obtained by producing the inside vertical faces. ठीक है, देखिए बेसिकली दो चीजें मैंने यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज किया है आपको, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, इसी के अंदर बनाता है, मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। द इफेक्टिव लेंथ शाल बी द फुल लेंथ फ्रॉम स्क्यू, देखो स्क्यूइंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ स्क्यू ये है ना, तो इफेक्टिव लेंथ हमेशा यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्क्यूइंग पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ स्क्यू। तो क्या इफेक्टिव लेंथ शाल बी द फुल लेंथ फ्रॉम द स्क्यू बैक टू स्क्यू बैक। लेकिन अब एक तो केस ये हो गया, दूसरा क्या कहा जा रहा है, वेयर हाउएवर स्पैंड्रल फिलिंग विद मेसनरी और कंक्रीट इज डन, जहां पर भी स्पैंड्रल फिलिंग जो है मेसनरी या कंक्रीट से की गई है। लेकिन यहाँ पे स्पैंड्रल वॉल होती है आर्च के एंड में, यहाँ पर एक वॉल होती है ना, इसके अंदर तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, मैं खाली डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, स्पैंड्रल वॉल दे आर समथिंग लाइक दिस, मतलब ये एंड पे तो नहीं, ऐसी एक वॉल होती है कंटिन्यूस, लेकिन ये जो इसके ऊपर साइड से इसको कवर कर देती है। अगर मैं स्पैंडल वॉल बना दूंगा तो इट विल बी समथिंग लुकिंग लाइक दिस, एंड ये पूरा पोर्शन आपका, ये जो पोर्शन है ना, मैं ये इट विल ऑल गेट कवर्ड ना, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है अरेंजमेंट। ये पूरा का पूरा स्पैंड्रल वगैरह जो होता है जब, तो वॉल लुक्स लाइक दिस, ठीक है, एक वॉल होती है। तो स्पैंड्रल वॉल अगर है यहाँ पर साइड में एंड में होती है ना, आज के एंड में स्पैंड्रल वॉल, तो क्या कहा जा रहा है कि वेयर हाउएवर द स्पैंड्रल फिलिंग विद मेसनरी और कंक्रीट, जहां पर मेसनरी या कंक्रीट की फिलिंग होगी इन कंजक्शन विद द आर्च रिंग सो एज टू, यानी इनके बीच में क्या है, where however spandrel filling with masonry or concrete is done in conjunction with the arch ring so as to provide proper bonding between arch ring and masonry or concrete in the spandrel filling, the effective length of the arch may be taken between the points obtained by producing the inside, ये तो ये देखो इतना लंबा चौड़ा मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली डायग्राम में बना है। इनसाइड, ये जो वर्टिकल फेस का इनसाइड रहेगा ना, वहां पर जहाँ पे उनका बॉन्डिंग साथ में हुआ होगा, उसके लिए कहा गया है arching masonry spandrel filling, the effective length of the arch may be taken between the points obtained by producing the inside vertical faces of skew backs, skew back है ना, to cut the extra dose as shown in the sketch, ये effective length होगा। ठीक है, कौन से केस में बताया ये उन्होंने, कौन से केस में बताया कि spandrel filling with masonry or concrete is done in conjunction with the arch ring so as to provide proper bonding between arch ring and masonry or concrete। ठीक है, ये हो गया हमारा इफेक्टिव लेंथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 7 पे, अबटमेंट्स ऑफ आर्च ब्रिजेस, थिकनेस एट द स्क्यू बैक्स। ठीक है, थिकनेस एट द स्क्यू बैक, ये स्क्यू पॉइंट है ना, तो स्क्यू बैक पे जो थिकनेस होगी, ठीक है, the thickness at the skew back should be determined with due regard to the shearing stress produced by the horizontal thrust from the arch ring, which shall be assumed to be resisted by the combined friction and shearing strength of the joint. The thickness of the skew back, that is at the skew back, should be determined with due regard to the shearing stress produced by the horizontal thrust. मैंने कहा ना आपको कि क्या होता है कि आपका जहाँ पे पियर या अबटमेंट होता है आर्च का, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको दोनों तरफ से जो ये एक आर्च है, दूसरी तरफ का आर्च है, तो ये यहाँ वाला जो आर्च होगा, इसका जो रिएक्शन होगा ये कुछ इस तरफ लेकर जाएगा, और अगर दूसरी तरफ का आर्च समझो, यहाँ का एक आर्च ले लिया मैंने, सॉरी दूसरा आर्च मैंने ले लिया समझो यहाँ से, तो इसका जो है ये थ्रस्ट कहाँ लेकर जाने की कोशिश करेगा, इधर, बराबर ना, दोनों एक तरफ से ना। द थिकनेस एट द स्क्यू बैक, द थिकनेस एट द स्क्यू बैक should be determined with due regard to the shearing stress produced by the horizontal thrust from the arch ring, which shall be assumed to be resisted by the combined friction and shearing strength of the joint, which shall be assumed to be resisted by the combined friction and shearing strength of the joint. The coefficient of friction, यहाँ जो फिलर मटेरियल की बात चल रही है ना, the coefficient of friction in this case may be taken as 0.7 and safe shear stress as given in क्लॉज 12। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, कंबाइंड फ्रिक्शन शेयर स्ट्रेंथ कहा है ना, तो क्या कहा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस में भी टेकन एज 0.7 एंड सेफ शेयरिंग स्ट्रेंथ एज गिवन इन क्लॉज नंबर 12। तो क्लॉज नंबर 12 में आपको जो है इसका सेफ शेयरिंग स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो सेफ शेयरिंग स्ट्रेंथ आपको क्लॉज नंबर 12 आपको यहाँ पर उन्होंने कहीं और आपको डाइवर्ट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, हमको लॉजिक समझना था। ठीक है, ये समझ में आ गई बात आपको।
देखिए आर्च में यही होता है दोस्तों कि दोनों तरफ से यहाँ से भी आर्च, यहाँ से भी आर्च, यहाँ इसका हॉरिजॉन्टल, इसका हॉरिजॉन्टल, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं अगर दोनों इक्वल स्पैन है, इक्वल लोडिंग है, सब कुछ। तो ठीक है, अबटमेंट में थोड़ा सा ये होता है कि अबटमेंट में वो अवे पुश करने की कोशिश करता है, तो इट हैज टू बी डिजाइन सुटेबली। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों जैसा आर्च बनाना बहुत ध्यान से करने वाला काम है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन्वॉल्व होता है। इसका डिसमेंटलिंग ऑल्सो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 में जो ब्रिज के अंदर है, उसके अंदर ब्रिज मैनुअल के अंदर बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डिसमेंटलिंग के साथ क्या क्या चैलेंजेस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपको मैं पैरा नंबर बता दूंगा, आप उसको भी देख लेना एक बार। देखिए दोस्तों, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको ब्रिज मैनुअल में लेकर आया हूँ पैरा 224। पैरा 224 डिसमेंटलिंग ऑफ आर्च ब्रिजेस। इसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा ये एक पैराग्राफ है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या चैलेंजेस है हमारे ब्रिज को डिसमेंटलिंग करने के लिए, किस किस तरीके से हम लोग इसको डिसमेंटलिंग कर सकते हैं, और लैटरल थ्रस्ट का यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल होता है, तो कौन कौन सी टेक्निक है, ये सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर समझ में आ जाएगी। तो मैं अभी इसको आपको तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो है आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन अबटमेंट। अब क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर, मैंने इतना सारा सब बता, अब यहाँ पर आ रहा है सब चीजें, देख मिला जुला के। फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन अबटमेंट, अबटमेंट में कौन कौन से फोर्सेस, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन अबटमेंट आर रिएक्शन फ्रॉम द आर्च, आर्च से जो रिएक्शन आएगा, है कि नहीं। अब वो रिएक्शन वर्टिकल भी होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा, दोनों होगा, क्योंकि लैटरल थ्रस्ट भी आता है। प्रेशर ऑफ अर्थ एट बैक, जो आपने जो अबटमेंट बनाया है उसमें तो बैकफिल से जो प्रेशर आता है। वेट ऑफ अबटमेंट एंड ओवरलाइंग फिल, अबटमेंट का अपना वजन और उसके ऊपर जो फिलिंग किया गया वो। वाटर प्रेशर एंड बोयंसी, वाटर प्रेशर एंड बोयंसी इफेक्ट, दिस शुड बी कंसिडर्ड व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर में एक्सीड 6 मीटर। ठीक है, जब डेप्थ ऑफ वाटर 6 मीटर से ज्यादा होता है तो वाटर प्रेशर और बोयंसी भी जो है कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, शुड बी कंसिडर्ड व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर में एक्सीड 6 मीटर। कैलकुलेशन बीइंग मेड बोथ विथ एंड विदाउट द इफेक्ट ऑफ द वाटर प्रेशर एंड बोयंसी एक्टिंग टुगेदर। In calculating the thrust of the arching, in calculating the thrust of the arching for designing the abutment, dynamic effects may be neglected. Dynamic effect को हम लोग neglect कर रहे हैं. In calculating the thrust of the arching for designing the abutment, dynamic thrust may be neglected. जब भी आप abutment डिजाइन करेंगे तो जो भी आपके आर्चरिंग से जो thrust आता है इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट किया जाएगा। इन कैलकुलेटिंग द थ्रस्ट ऑफ द आर्चरिंग फॉर डिजाइनिंग अबटमेंट, डायनामिक इफेक्ट्स में भी नेग्लेक्टेड, डायनामिक इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, टोटल थ्रस्ट फ्रॉम द लाइव लोड, टोटल थ्रस्ट फ्रॉम द लाइव लोड में बी अज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल लेंथ ऑफ द अबटमेंट, द टोटल थ्रस्ट फ्रॉम द लाइव लोड may be assumed to be distributed over the whole length of the abutment or a length bounded by lines drawn at a slope of 1 horizontal to 2 vertical। फिर से पढ़ूं, the total thrust from the live load may be assumed to be distributed, जो भी लाइव लोड से जो टोटल थ्रस्ट आएगा उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओवर द होल लेंथ ऑफ द अबटमेंट, पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, या फिर द लेंथ बाउंडेड बाय लाइंस ड्रॉन एट अ स्लोप 1 horizontal to 2 vertical from the bottom edges of sleepers to the section under investigation, whichever length is less। ठीक है, एक तो वो कर दिया, पूरा पूरी की पूरी लेंथ पे अबटमेंट में करेंगे, या तो फिर लेंथ बाउंडेड बाय लाइंस ड्रॉन एट अ स्लोप ऑफ 1 horizontal 2 vertical, 1 horizontal to 2 vertical, ऐसी हुआ ना, 1 horizontal 2 vertical, समथिंग लाइक दिस, ऐसी होगा। ठीक है नहीं, तो क्या कहा, द टोटल थ्रस्ट फ्रॉम द लाइव लोड मे बी अज्यूम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द whole length of the abutment or a length bounded by lines drawn at a slope of 1 horizontal, अभी अब लाइन तो अभी बनेगी, ये तो मैंने स्लोप बनाया, लाइन समथिंग ऐसी बनी थी, लाइन ऑफ 1 horizontal to 2 vertical फ्रॉम द बॉटम एजेस ऑफ स्लीपर, स्लीपर के बॉटम एजेस से एक ऐसा एक लाइन बनेगी और वहां से इट विल एक्ट। नहीं समझ में आया शायद आप लोगों को, मैं इसको समझाता हूँ। सपोज अगर मैं साइड से अबटमेंट देखूंगा, ऐसा ना, ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर अबटमेंट का जो कुछ भी होगा, अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर हमारा एक स्लीपर बनाता हूँ। ठीक है, ये समझो अभी ये स्लीपर बनाया मैंने। ठीक है, तो क्या कहा, पहले तो कह दिया टोटल लाइव लोड, तो पहला केस था कि पूरे के ऊपर पूरे पे काम करेगा, पहला तो क्या कहा, पूरे पे काम करेगा, ये लोड पूरा इतने में आएगा।
दूसरा क्या कहा जा रहा है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि यहां से एक लाइन हम बनाएंगे, समथिंग लाइक दिस। ओ सॉरी, एक मिनट। हाँ, ये ऐसा करने का मतलब, ठीक है, ये कह रहे हो, ठीक है। तो टोटल थ्रस्ट ये कहा गया कि द टोटल थ्रस्ट फ्रॉम द लाइव लोड में बी अज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल लेंथ ऑफ द अबटमेंट, ये तो लेंथ ऑफ द अबटमेंट हो गया, और लेंथ बाउंडेड बाय, जिस पोर्शन के अंदर लेंथ है ना, ये लेंथ बाउंडेड बाय ना, तो क्या कहा, लेंथ बाउंडेड बाय लाइंस ड्रॉन एट अ स्लोप ऑफ वन हॉरिजॉन्टल टू टू वर्टिकल, ये ट्रायंगल यहाँ ले लो आप इसको, ठीक है ना, ये वन हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल ना, फ्रॉम द बॉटम एजेस ऑफ स्लीपर, स्लीपर के बॉटम एजेस, ठीक है, टू सेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिस सेक्शन पे जाएंगे, जैसे कि अभी आपको किस लेवल पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सपोज आई एम इन्वेस्टिगेटिंग एट से दिस लेवल, इस लेवल पे मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ अबटमेंट का, तो अब यहाँ पे इसकी लेंथ लोड कितने में एक्ट करेगा, लाइव लोड, तो इट विल एक्ट ओनली ऑन दिस मच पार्ट। अगर मैं थोड़ा और ऊपर चले जाऊं, इतने पे करेगा, और आगे चले जाऊं, यहाँ आप जाएंगे तो इसके लेवल पे, इस तरीके से कहने का मतलब ये है, ठीक है, ओवर दिस लेंथ द थ्रस्ट, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि ना, ओवर दिस लेंथ द थ्रस्ट ड्यू टू डेड लोड में बी अज्यूम, ठीक है, ओवर दिस लेंथ, इस लेंथ के ऊपर द थ्रस्ट ड्यू टू डेड लोड में बी अज्यूम टू हैव अ यूनिफॉर्म वैल्यू, इसके ऊपर जो भी थ्रस्ट डेड लोड की वजह से आएगा वो यूनिफॉर्म वैल्यू होगी, करस्पॉन्डिंग टू दैट प्रोड्यूस बाय द मैक्सिमम हाइट ऑफ फिलिंग, ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द एक्टिव अर्थ प्रेशर एट द बैक ऑफ एन अबटमेंट, active earth pressure, the active earth pressure at the back of an abutment which adds to its stability shall not be taken to be more than the pressure of fluid weighing 240 kg per cubic meter, ये याद करने के लिए आसान है इसलिए मैंने ये ले लिया, ठीक है। the active earth pressure at the backfill at the back of the abutment, abutment के पीछे सॉइल भरते हैं, backfill होती है ना, the active earth pressure at the back of an abutment which adds to its stability shall not be taken to be more than the pressure of a fluid weighing 240 kg per cubic meter. This pressure shall be assumed to act over a height from bed level to springing only. तो ये जो प्रेशर कहाँ तक एक्ट करेगा, बेड लेवल से लेके स्प्रिंगिंग वैल्यू है ना आज के, जहां से स्प्रिंगिंग होती है वहां पे, दिस प्रेशर शैल बी अज्यूम टू एक्ट ओवर अ हाइट फ्रॉम बेड लेवल टू स्प्रिंगिंग ओनली ड्यू टू अलाउंस बीइंग मेड फॉर सरचार्ज ऑफ द ओवरलाइंग फिल, नो अलाउंस शैल बी मेड फॉर द सरचार्ज ड्यू टू लाइव लोड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। conditions of stability, an arch abutment shall be investigated for the following three conditions of loading, arch abutment shall be investigated for the following three conditions of loading, क्या क्या है वो, dead load plus live load on 5/8 span adjacent to abutment, dead load plus live load and on 5/8 span adjacent to abutment, यानी कि अबटमेंट क्या जो है 5/8 स्पैन, अबटमेंट से 5/8 स्पैन पे डेड लोड लाइव लोड, एक ये देखा जाएगा, दूसरा डेड लोड प्लस लाइव लोड ऑन द अदर 5/8 स्पैन, जो अदर 5/8 स्पैन है उधर पे देखा जाएगा अबटमेंट के बाद में दूसरी तरफ, फिर इसके बाद में क्या कहा, डेड लोड प्लस लाइव लोड ऑन द एंटायर स्पैन, डेड लोड प्लस लाइव लोड ऑन द एंटायर स्पैन फॉर ईच ऑफ द अबव कंडीशंस, तीन अलग अलग केसेस बताया उन्होंने, for each of the above conditions of loading the line of pressure in the course enumerated above shall lie within the middle half of every section of the abutment, line of pressure के बारे में पढ़ाया था ना अभी पीछे मैंने, for each of the above conditions of loading the line of pressure in the course enumerated above shall lie within the middle half of every section of the abutment, the stresses at any section shall not exceed the working stresses, the stresses at any section shall not exceed the working stresses specified in clause 12. The shear stresses at any place shall be assumed to be resisted by the frictional forces. जो भी shear stress आएगा frictional forces को resist कर रहे हैं. Shear stresses at any place shall be assumed to be resisted by the frictional forces and safe shearing strength of the masonry. ठीक है, तो shear stress जो भी आएगा frictional forces और safe shearing strength of the masonry उसको resist कर जाएगी, ठीक है। Then comes foundations of abutment. अब आ गया फाउंडेशंस फॉर अबटमेंट, ठीक है, फाउंडेशंस फॉर अबटमेंट क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, आज
shall only be built where foundation conditions are such that there will be no risk of unequal settlement or horizontal movement. Arches shall only be built where foundation conditions are such that there will be no risk of unequal settlement or horizontal movement. यानी वहीं पे आंच बनाई जाएगी जहां पे फाउंडेशन कंडीशन ऐसे है कि कोई अनइक्वल सेटलमेंट का कोई चांस नहीं है या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का कोई चांस नहीं, वहीं पर हम लोग आर्चेस बनाएंगे। ठीक है। The permissible pressure on the soil shall not exceed specified in clause 13. अब permissible stress clause 13 में देखना पड़ेगा। The line of pressure shall lie within the middle third. Line of pressure middle third में होनी चाहिए। ठीक है। Line of pressure shall lie within the middle third of the foundation and every effort should be made to keep it as near the center of the base as possible to ensure uniform distribution of pressure. तो line of pressure जो होगा हमेशा जो है 1/3 के बीच में। line of pressure shall lie within the middle third of the foundation. फाउंडेशन जो आप बनाएंगे ना, फाउंडेशन की बात चल रही है अभी, तो लाइन ऑफ प्रेशर किसके अंदर होना चाहिए? जो मिडल थर्ड फाउंडेशन होगा उसी में होना चाहिए। समझिए मेरी। अब ये उसकी फाउंडेशन है। इसका जो भी ये इसको पोर्शन को भी हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये वन बराबर, तो मिडल थर्ड, तो क्या लाइन ऑफ प्रेशर जो भी रिजल्टेंट फोर्सेस आएंगे, जो भी ये रिएक्शन वगैरह जिसका जो जाना है, इट हैज टू पास थ्रू मिडल थर्ड। कहां से पास होना है? इट हैज टू पास थ्रू मिडल थर्ड। कभी भी इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, सीधे रहे चाहे इंक्लाइंड फोर्सेस, क्योंकि थोड़े थ्रस्ट भी आते हैं, इसलिए मैंने as near the center of the base as possible, जहां तक हो सके यहां रखने की कोशिश की जाए to ensure uniform distribution of pressure. Then comes हमारा next point, the depth of foundation shall be determined by the engineer with due regard to the condition at the site, but लेकिन किसी भी परिस्थिति में बट शुड नॉट ऑर्डिनरी बी लेस देन 1.25 मीटर। कम से कम डेप्थ इसकी जो एम्बेडमेंट जो होती होगी ना, एम्बेडेड जो होगा ये इसकी बात चल रही है, ये कितना एम्बेडेड हो। ये कहा कि जो फाउंडेशन हमारा जो है इट शुड ऑलवेज बी, यानी फील्ड कंडीशन के हिसाब से हो, लेकिन कम से कम 1.25 मीटर से मतलब कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.25 मीटर कम से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा रहा तो चलेगा। ठीक है ना, बट शुड नॉट ऑर्डिनरी बी लेस देन 1.25 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाउंडेशन फॉर अबट। देखिए इसी तरह से दोस्तों आगे कुछ और कंटेंट भी है, लेकिन क्योंकि सेशन काफी लंबा हो जा रहा है इस वजह से मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मैं आपको और दिखा देता हूँ ये आज ब्रिज कोड में अब क्या और चीजें बची है। पियर्स ऑफ आर्च ब्रिजेस, अभी हमने अबटमेंट के बारे में पढ़ा, फिर पियर्स ऑफ आर्च ब्रिजेस के बारे में है, फिर डिजाइन ऑफ रिटर्न वॉल, विंग वॉल, इकोनॉमी इन आर्च ब्रिज डिजाइन, then comes type of masonry, then working stresses, that is masonry arches, foundation pressure, seismic effects, स्क्यू आर्चेस, वीप होल, फिलिंग ओवर आर्चेस। ये फिलिंग ओवर आर्चेस के ऊपर से दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा मैं कवर करके आपको बता देता हूँ। ये आप बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह ढूंढा कि आंसर कहाँ से आया, नायर ने कहाँ से क्वेश्चन दिया, वो यहाँ से आया था। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इट इज रिकमेंडेड दैट द डेप्थ ऑफ द फिल बिटवीन द अंडर साइड ऑफ द स्लीपर एंड द क्राउन ऑफ द आर्च शुड नॉट बी लेस देन 1 मीटर। बहुत लोग ढूंढ रहे थे, कई लोगों को मिल नहीं रहा था, ये यहाँ से था। ठीक है, तो फिलिंग ओवर आर्चेस है कि नहीं। इट इज रिकमेंडेड दैट द डेप्थ ऑफ द फिल बिटवीन अंडर साइड ऑफ द स्लीपर एंड द क्राउन ऑफ द आर्च शुड नॉट बी लेस देन 1 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों मैं पूरा तो नहीं कंप्लीट करा पाऊंगा आपको भी इस सेशन में, थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफिंग करा दी कि क्या क्या चीजें हैं, तो किस तरीके से हमको मतलब पढ़ना होता है, क्या क्या डिटेल्स में ये चीजें, कितना डिटेल में। देखो हमारा जो है सिलेबस, अगर आपने देखा होगा नायर का, नायर का क्यों कहें कि एएन का सिलेबस हम कहेंगे, नायर ने कोई सिलेबस नहीं बनाया, दे आर जस्ट कंडक्टिंग एग्जाम।
तो ये जो हमारा जो सिलेबस है दे इट इज टू वास्ट फ्रेंड्स। अगर आप कहेंगे कि मैं 2-4 मैनुअल पढ़ लूँ या 2-4 कुछ कुछ सालों के पेपर्स वगैरह कर लूँ, 20-30-50 पेपर कर लूँ और हो जाएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज सिलेबस इज टू वास्ट एंड दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है। तो इस वजह से हम लोग बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना ही एक बेटर सॉल्यूशन होगा। चीजों को समझना, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि चीजों को हमको समझना पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है, कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट है, रादर देन जस्ट मगिंग अप। मगिंग अप से ये कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारा जो है सेशन चलता है, जो है आपने देखा होगा हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज चल रहे हैं, जिसके अंदर हम इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग आपको राइट फ्रॉम ईच एंड एवरी मैनुअल, सर्कुलर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल स्मॉल सच कोड। जैसे मैंने ये कोड आपको आज ब्रिज कोड पढ़ाया ना आज आपको, ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया, खैर वो अलग बात है, कुछ पार्ट रह गया 2 पेज का, लेकिन इसी तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में हम जो है डिटेल में पढ़ाने के साथ में हम मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें नायर के अब तक के जो पेपर हुए उनके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। और फिर सिविल इंजीनियरिंग कर लीजिए आप, फिर बाद में आप आपका एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस, स्टोर्स, राजभाषा, सारी की सारी चीजें हम कवर करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो मुझे आपको बताने की है वो ये है कि अभी आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों, है कि नहीं? आप लोगों के पास समय जरा कम बचा हुआ है, क्योंकि अभी एग्जाम करीब 1 महीना के अंदर अंदर आपको एग्जाम होने, 4 हफ्ते के अंदर एग्जाम होने हैं। तो आप कहेंगे कि अभी इतना समय हमारे पास नहीं, तो आपको मॉक टेस्ट चाहिए होगा। कई लोगों को मॉक टेस्ट के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता चलूं कि दोस्तों हमारा जो मॉक टेस्ट है ना, मैंने इस तरीके से बनाया है कि हमारा जो ये जो रेगुलर कोर्स है, यू बाय इट ओनली फॉर 1 मंथ। ठीक है। आपको मॉक टेस्ट के साथ में पूरा का पूरा कोर्स 1 मंथ के लिए ना कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। तो जिससे आपको कहीं कोई चीज का डाउट आएगा तो आपको लिटरेचर मिलेगा, आपको कुछ नोट्स मिलेंगे, कुछ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कई मॉक टेस्ट मिलेंगे विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। द मोर यू वांट टू प्रैक्टिस उतना आप कर सकते हैं। एक पेपर को आप 50 बार करना है, 50 बार कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं दूसरा टेस्ट करो, एवरी डे वी आर अपलोडिंग 5, 6, 7, इतने इतने सारे हम लोग टेस्ट अपलोड कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, सो दैट कोई भी चीज छूटने ना पाए। तो मैं चाहूंगा कि आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो एटलीस्ट आप लोग जो है ना कोर्स को ज्वाइन कर लें। यू वोंट रिग्रेट बाइंग इट। ठीक है ना? आपको जो है ना बिल्कुल भी जो है ना अफसोस नहीं होगा कि दैट आई हैव स्पेंट सो मच आई डिडंट गेट एनीथिंग, ऐसा नहीं होगा। आपको इसका रिटर्न जरूर का जरूर मिलेगा। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताता चलूँ। ये जो हमारा जो कोर्स है, अगर आपको परचेस करना होगा तो आप तो पहले तो आप यहाँ पे आपको मैं कंटेंट दिखा देता हूँ। कंटेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी डिटेल में नायर के सीबीटी बेस्ड पेपर एनालिसिस, जितने भी अब तक के पेपर हो चुके हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है ना? वहाँ 2024 का जो हाल फिलहाल में हुआ, जून 2023, मार्च 23, फरवरी 2023, नवंबर 2022, अब तक नायर के इतने पेपर हुए हैं। फिर डेली टेस्ट सीरीज हमारी होती है, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि डिटेल में कितने सारे टेस्ट डेली बेसिस पे हम लोग है ना, हर दिन हम लोग कोई ना कोई हमारे टेस्ट इसके अंदर होता है। इसको मैं अगर ओपन करके आपको दिखाऊंगा तो आज तक जो है ना ईच एंड एवरी डे जो है समथिंग और द अदर इज बीइंग एडेड, 5-5, 6-6 टेस्ट हम ऐड कर रहे हैं। पेपर एनालिसिस जितने पेपर हुए नायर के हुए हैं या दूसरे जेई के भी पेपर हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। दो जोनल रेलवेज के भी इसके अंदर है हमारे कई पेपर। फिर जीसीसी जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2022, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, है कि नहीं? फिर बाद में आप देख लीजिए पीवीएम मैनुअल कंप्लीट, आईआरपीडब्ल्यूएम कंप्लीट इसके अंदर है, वर्क्स मैनुअल कंप्लीट है, ब्रिज मैनुअल कंप्लीट है, ट्रैक मशीन मैनुअल कंप्लीट, यूएसएफडी मैनुअल, एस्टैब्लिशमेंट के भी दोस्तों बहुत सारा कंटेंट हमारा इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। ठीक है। फिर देन मूविंग अहेड, जस्ट अ मिनट, हैंग। देखिए एस्टेब्लिशमेंट के मैं आपको बताना चाह रहा था, हैंग हो गया था तभी। ये देखिए ये सारी की सारी चीजें मतलब इन डिटेल आपको बहुत सारा कंटेंट है। स्टोर्स, स्टोर्स, ठीक है दोस्तों, सारे के सारे आईआरएसओडी, ट्रैक मशीन मैनुअल से रिलेटेड टेस्ट, राजभाषा है, दुनिया भर के जो पेपर्स हमने और हम खुद भी पेपर्स बनाते हैं वो भी, उनके भी ये भी सारे सारे के सारे टेस्ट हैं आप जो देख रहे हैं। तो दोस्तों काफी एक्सटेंसिव हमारा सिलेबस है, हमने जो सारा इसके अंदर हमने कोशिश किया है कि कंप्लीट करें ताकि आपको जो है ना इससे
फायदा पहुंचे, ठीक है नहीं। तो काफी डिटेल में सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली है। एंड देन मैं आपको और भी चीजें कुछ दिखा देता हूं। अगर आप में से कोई अगर इसको खरीदना चाहेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो है फुल कोर्स वैल्यू है, इस पे डिस्काउंट भी है। आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ, अगर आपको मंथली बेसिस पे भी लेना है तो देखिए 5 इंस्टॉलमेंट्स है। आपकी परीक्षा 23 तारीख को है, अगर आप एक इंस्टॉलमेंट भी भर देते हैं तो यू गेट द फुल कोर्स एक्सेस। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी चीजें आपको एक साथ में मिल जाएगी। ठीक है, तो यही दोस्तों मुझे आप लोगों को बताना था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े रहें। आप सभी को शुभकामनाएं कि अभी करीब 4 हफ्ते हमारे बचे हुए हैं। इसमें जमकर आप मेहनत करें और आप जो है एईएन बने। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।